हम बच्चों से डिस्कस कर रहे थे कि बेटा जरा देखिएगा कि अगर आप टेक्स्ट का पेपर दे रहे हो और सिर्फ फास्ट ट्रैक में ही दे रहे हो, आपने पहले ना पढ़ा हो तो फिर तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बड़े सुकून से। लेकिन अगर खुदा ना खासा पहले भी पढ़ा हो और फिर आप दोबारा से पढ़ रहे हो तो फिर जरा थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी, उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी इस सब्जेक्ट को लेके। लेकिन अगर खुदा ना खासा खाली फास्ट ट्रैक वाला हो तो फिर कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको वैसे ही कह रहा हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे भी एक अप्रोच है, अगर आप उस अप्रोच के लिहाज से चलेंगे कुछ एरियाज, अगर उन एरियाज के अंदर हम ज्यादा मेहनत कर लेंगे, क्योंकि ये उस तरह का मामला नहीं, ये नहीं कि इसमें से कुछ एमसीक्यूज आने या फलाना फलाना होना है। इसमें कुछ एरियाज है मेरे बच्चे, अगर हम उन एरियाज के ऊपर ज्यादा फोकस कर लेंगे तो हमारा ये जो टेक्स्ट का पेपर पास करना आसान होगा कुछ एरियाज के ऊपर। यानी कि वो हमारा मोर देन 50% मार्क्स लेने के लिए हमारे लिए काफ़ी होगा इंशाल्लाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने बाकी एरियाज को नहीं करना। इसका मतलब क्या, वो जो एरियाज बड़े अच्छे होने चाहिए, अगर उनमें कुछ कमी रह जाएगी वो उन एरिया से पूरी हो जाएगी जो खुदा ना खास्ता है तो जरा हमने उतनी चाहे उनको अहमियत ना दी हो। और दूसरा याद रखना कि इस जो होगा ना, हमारा मेनली फोकस सिर्फ पेपर पास करने के लिहाज से होगा। और आपने कतन इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि जितना हमने पढ़ा है कि शायद वो नाकाफ़ी है, वो पेपर पास करने के लिहाज से इंशाल्लाह काफ़ी होगा। लेकिन वही बात कि अगेन मेरे बच्चे उसमें इसको याद करना, क्योंकि लॉ है, लॉ और ये खाली सिर्फ लिखना नहीं वहाँ पे, ये इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा आती है। यानी कि न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको कानूनी तौर पे क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, उस लिहाज से मेरे बच्चे आपने डिसाइड करना है। एक अमाउंट है मान लो 100 रुपए की, ये भैया 100 रुपया आपने किस हेड से कमाया इसको डिसाइड करना है। और फिर ये 100 का 100 वहां पे जाएगा या कुछ कम ज्यादा जाएगा, कानून बताएगा आपको। जो कानून ने बताया होगा आपने उसी तरह करना होगा। आपकी जो अकाउंटिंग, आपकी अपनी अकल, उससे उसका यहाँ से कोई लेना देना नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे ये लॉज आपको सारा इसमें गाइड कर रहे होंगे कि किस अमाउंट को किस कहाँ पे लेके जाना है और कितना कितने परसेंट लेके जाना है। यानी कि सारी की सारी अमाउंट जिस तरह बता दिया उसी तरह करना है। अगर ना किया तो समझो आपने गलती कर दी, आप लोग चीज़ गलत अटेम्प्ट कर रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे याद रखना है कि इसको बी लॉ और सी लॉ की तरह ही ट्रीट करना है, जो है वैसे ही करना। याद रखोगे इस बात को, क्योंकि टैक्स लॉज हैं, लॉ लॉ मतलब जो है वैसे करना। उसके बाद मेरे बच्चे ये सब समझे, समझाने के लिए थोड़ा सा देखिएगा। हमारे जो सिलेबस उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। मेनली मेरे बच्चे अगेन यहाँ पे जो काम की चीज होगी हमारे चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर्स हैं, और 19 चैप्टर्स को उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले मेरा बच्चा इसका जो फर्स्ट ग्रिड होगा जो 5 से 10 नंबर का, ये चैप्टर 1, 2 और 3 है। ये थ्योरी का मेरे बच्चे पोर्शन है। कोशिश करेंगे हम वक्तन फवक्तन इस थ्योरी के पोर्शन को कर लिया करेंगे। इनके एक चैप्टर शुरू किया 2 से 3 दिन में एक चैप्टर हो गया, फिर बीच में कहीं कोई करते करते जब थोड़ा सा न्यूमेरिकल से थक गए फिर हम एक चैप्टर कर लिया करेंगे इस तरह करके। ये नहीं कि मैं शुरू में इसी को शुरू कर दूं, ये आसान एरिया है। और शुरू के अंदर मेरे बच्चे थोड़ी सी चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। ये ना हो कि खुदा ना खासा हम इसके ऊपर टाइम लगाना शुरू कर दें। ये थ्योरी के इस पोर्शन के ऊपर 3 चैप्टर हैं और इसकी वेटेज क्या है, 5 से 10 नंबर, यानी कि तकरीबन इन एवरेज वो 8 नंबर तक का यहाँ से पूछ रहा है। और ये कितने चैप्टर हैं, 19 चैप्टर में से 3 चैप्टर। अब उसके बाद मेरे बच्चे हमारा इनकम टैक्स लॉ शुरू होंगे, और ये खुद देखें कि ये कितना एरिया है, तकरीबन कोई 60 से 75 नंबर का जो टेस्ट करेगा ये। और यहाँ पे मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर ये कह लें कि 16, चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 16, यानी कि 12 चैप्टर अराउंड ये बनते हैं हमारे ग्रेड बी के। लेकिन ये देखो कि ये तकरीबन टेस्ट भी कितना हो रहा होगा, 60 से 75 नंबर, ये अच्छा खासा, यानी कि मेजर एरिया अगर देखा जाए उस लिहाज से ये यही है। उसके बाद मेरे बच्चे हमारा आखिर पे एक एरिया होगा सेल टैक्स का, जो 20 से 30 नंबर इन एवरेज, यानी कि 28 से 30 नंबर आई का पूछ रहा है यहाँ। तो इसकी मेरे बच्चे से इसमें सिर्फ 3 चैप्टर होंगे, चैप्टर 17, 18 और 19, ये 3 चैप्टर हैं यहाँ। अब जरा थोड़ा सा चीज़ों को उस लिहाज से देखिएगा। देखो हम जल्दी चीज़ों का इस तरह की डिस्कस करके इनका फायदा नहीं होता इतना, क्योंकि अगेन वही है मेरे बच्चे, 19 चैप्टर, 19 के 19 करने हैं आप। इसमें कुछ है ही नहीं कि आप खुदा ना खासा कुछ उसमें इधर उधर चीज़ें कर रहे हो, तो आपने सारा तैयार करना है एहतियातन। उसमें दूसरा देखिएगा मेरे बच्चे, अब अगली बात आएगी कि सर अभी आपने कहा था कुछ एरियाज अगर हम बेहतर कर लें उसमें पेपर को पास करने के आसान, यानी कि आसान हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर उन एरियाज को बेहतर कर लें, और बेहतर मतलब बेहतरीन किस्म का, चले इस तरह कर लो, वो क्या है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये 3 चैप्टर बड़े आसान भी हैं, क्योंकि एक तो ये मेरे बच्चे, उसके बाद ये वाले 3 चैप्टर, ये 6 चैप्टर मेरे बच्चे तकरीबन यहाँ से 35 नंबर का एरिया टेस्ट होगा कम से कम। तो उसके बाद मेरे बच्चे इनके अंदर हमने 3 चैप्टर और थ्योरी के ऐड करने हैं। देखो दोबारा तरह लिखिएगा, चैप्टर 1 वैसे लिखना आपने नहीं, वैसे मैं बता रहा हूँ, चैप्टर 1, 2, 3, उसके बाद 17, 18 और 19, ये चैप्टर, ये तकरीबन कितने मार्क्स का टेस्ट होगा, तकरीबन 35 का। बाकी हमें मजीद कितने नंबर चाहिए, 15। अब वो जो 15 नंबर होंगे मेरे बच्चे, उसके बाद चैप्टर नंबर, अगर इसमें मजीद अब देखो वो 15 नंबर के लिए मैं बात करने लगा हूं, इन 15 मार्क्स के लिए
जो हमें मजीद चाहिए वो मेरे बच्चे कौन से एरियाज होंगे हमारे, वो होंगे हमारा चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। ये थ्योरी है अगेन, यानी कि प्योर थ्योरी, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं। ये पहले 3 चैप्टर्स और ये जो 3 चैप्टर हैं, ये 6 चैप्टर हमारे थ्योरी टेस्ट होते हैं। आपको होगा ये इन चैप्टर्स के अंदर भी थ्योरी होगी, लेकिन हम ये प्योरली थ्योरी है, इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों होंगे, लेकिन ये वो हैं जो सिर्फ थ्योरेटिकल टेस्ट होंगे। चैप्टर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 14, 15 और 16। तो मेरे बच्चे तकरीबन कोई 10 से 12 नंबर ये वाला एरिया हमारा। इसी तरह हमारे दो इंतहाई अहम चैप्टर्स हैं, वो हैं चैप्टर नंबर 7 और 8। दो ये चैप्टर मेरे बच्चे, ये वो चैप्टर हैं, अगर ये और ये तकरीबन मेरे बच्चे अराउंड 15 नंबर का एरिया यहाँ से टेस्ट होता है इन दो चैप्टर से। यानी कि कोई 35 नंबर ये और 10 से 15 तकरीबन कोई 25 नंबर ये, तो ये कितने बन गए, अराउंड 60 मार्क्स। और चाहिए कितने हमें, 50। यानी कि अगर इन एरियाज के अंदर भी खुदा ना खासा कोई गलती हो, वो 10 नंबर तक आप गलती यहाँ पे कर सकते हो मजीद। चलो मान लो सर 20 नंबर की गलती होगी, जो बाकी मेरे बच्चे हमारा कोई 35 से 40 नंबर का एरिया है, वो जो 5-10 नंबर की गलती होगी, ये नहीं कि हमने वो बिल्कुल छोड़ देना है। यानी कि मेनली हमारा जो फोकस होगा मेरे बच्चे, जो सबसे ज्यादा फोकस आप लोगों ने रखना है बीइंग स्टूडेंट इस टेस्ट के पेपर को पास करने के लिए, वो कौन से चैप्टर्स होंगे, पहले 3 चैप्टर्स, आखिरी 3 चैप्टर्स, उसके बाद चैप्टर नंबर 7, 8, चैप्टर नंबर 14, 15, 16। तो ये मेरे बच्चे कुल हमारे चैप्टर्स हैं जो इंतहाई अहम हैं। और बिलीव मी, अगर कोई कहे कि सर मैं इन्हीं चैप्टर्स को अगर बेहतरीन तरीके से कर लूं तो क्या चांसेस है, मेरे बच्चे मैं कहूंगा कि इंशाल्लाह पास कर सकते हैं। और बेहतरीन मतलब बेहतरीन है, फिर वहां पे गलती करने के चांसेस सिर्फ मान लो कि 10 नंबर तक की गलती कर सकते हैं, क्योंकि अराउंड 60 मार्क्स का पेपर आ रहा होगा, तो 10 नंबर तक की ही गलती करने के चांसेस। लेकिन मेरे बच्चे जो बाकी 40 नंबर का एरिया है, तो यकीन कर लो वो भी आसान है, बस नंबर ऑफ चैप्टर ज्यादा है उसके अंदर, है वो भी आसान। उसमें भी इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी के साथ आप इसलिए मतलब जरा थोड़ी सी एक जहनी अप्रोच बनाना बड़ी जरूरी है यहाँ पे, कि सर इंशाल्लाह हम इस पेपर को पास कर लें। उस पेपर को पास करने के लिए इस तरह की इसमें कुछ है जो कर सकते हैं, जिससे ये पेपर आसान हो सकता है और इंशाल्लाह पास कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल करना तो सारा ही है और बड़े ध्यान से करेंगे इंशाल्लाह। तो तरतीब हमारी ये होगी मेरे बच्चे, हम चैप्टर नंबर 4 से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे बीच में उसके बाद हम जरा थोड़ी सी तरतीब चेंज करेंगे। चैप्टर 4 के बाद फिर हम आगे या तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, वो मैं आपको बताता जाऊंगा जिस तरतीब से हम जा रहे हैं। नहीं बेटा, उसके बाद ये आपके काम की चीज़ है, मेरे को गोली मारो क्या रिजल्ट आया था, इस रिजल्ट से क्या हमारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, कोई नहीं फर्क पड़ता। नहीं बेटा, रीजन ऑफ फेलियर अगेन वही लॉ है। लॉ है तो भूलोगे आप बार बार, और उसको याद रखने का क्या तरीका है कि बार बार चीज़ों को रिपीट करना है मेरे बच्चे। जितना रिपीट करोगे उतनी ही आसानी के साथ आप चीज़ों को हजम कर सकते हो और इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर खुदा ना खासा आप कोई चीज़ पढ़ के भूल गए तो फिर तो मेरे बच्चे सत्यानाश। अगेन मेरे बच्चे 3 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, और ये जब जैसे हमारा सिलेबस इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक तक जाएगा, ये हम तकरीबन ये 10 अगस्त तक भी जा सकता है, याद रखिए। ये सीलो बीलो की तरह जुलाई की लास्ट तारीख तक खत्म नहीं होगा, ये शायद हम 10 अगस्त भी खतरनाक नहीं है मेरे बच्चे। नॉर्मली जो अकाउंटिंग रिपोर्टिंग जो चल रहे हैं वो तकरीबन 10 अगस्त तक ही जाके खत्म होने हैं। और 10 अगस्त देखो है भी तो फास्ट ट्रैक है ना मेरे बच्चों। आप अच्छा खासा तो जो वक्त था वो सुकून से गुजार के आगे हो। अब इस टाइम पर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए मेरे बच्चे हमें अभी इतना टाइम दरकार। देखो पहले जो फास्ट ट्रैक होता था वो 1 महीने का होता, 1 महीने में मेरे बच्चे जितनी जल्दी से वो चीज़ें करवानी होती थी वो करवा के डेफिनेटली उसमें इतना मजा नहीं आता था इस सब्जेक्ट का, क्योंकि 2 दफा ये फास्ट ट्रैक में ये सब्जेक्ट पढ़ाया महीने महीने में। तो जाहिर बात है मेरे बच्चे उसमें जो खुद सोचे कि महीने में क्या बंदा कितना का कवर करता होगा। लेकिन अब हमने तकरीबन इसके ऊपर कोई 2 महीने के करीब टाइम लगा, और 2 महीने तो कर ही सकता है ना बंदा, 4-4 महीने की 4.5 महीने की क्लासेस होती हैं नॉर्मल, तो आप इतना तो कर ही सकते हो मेरे बच्चे नॉर्मली टाइम निकाल के। तो इंशाल्लाह मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम बता रहा हूँ ये 10 अगस्त आप जहन में रखिएगा, ताकि ये ना हो कि सर वो तो फिर हमने तो चले जाना फलाने तरीके को, क्यों जाओगे भैया, आखिरी दिन तो लोग वापस आते हैं यहाँ पे हॉस्टल्स के अंदर, आखिरी महीने के अंदर आपने घर जाना है उस वक्त, तो ये तो अजीब सी बात होगी। लेकिन बहर वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन मेरे बच्चे कोशिश होगी फर्स्ट वीक के अंदर अगस्त के सिलेबस को कंप्लीट कर दें। अगेन मेरे बच्चे स्टडी मटेरियल काम की चीज़ है दूसरी। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे किताब मेरे बच्चे, अगेन मेरा एक ही तरीका का है आईकैप की स्टडी टेस्ट को। लेकिन यहाँ पे इस किताब में मैं आपको कहता हूँ कि आप मार्केट के अंदर कोई 100 की किताबें हैं, आप उन 100 की किताबों को कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको औखी किताब नहीं कहूंगा, क्योंकि और दूसरा मेरे बच्चे देखो, हम आईकैप के स्टडी टेस्ट को जब कर रहे होंगे डेफिनेटली उसको पढ़ाना, उसको कंप्लीट तैयार करवाना वो तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप कोई और 100 की किताब करना चाहते हो, लेकिन 100 की किताबें यहाँ पे बहुत बड़ी हैं, उनको तो देख के 2-2 3-3 वॉल्यूम्स भी बना रखे हैं लोगों ने, वो वैसे जान निकल जाती है उसकी।
बंदा देख कर किताब डर जाता है। मेरा ख्याल है चंद मोटी किताबों में से टेक्स्ट की मोटी किताबें हैं जो देखने में आ रही होती हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ टीचर ने बड़ी मेहनत करके उनको बड़ा शॉर्ट किया हुआ है, आई कैप की अप्रोच के लिहाज से चलें, और उनको काफी शॉर्ट भी किया हुआ है। अब आप पे डिपेंड होगा मेरे बच्चे, जिस मर्जी किताब को फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट पढ़ेंगे। खुद सोचें, जिस जिस चीज में ज्यादा मटेरियल हो, जब हम उसको पढ़ लेंगे, जिन किताबों को आप पढ़ रहे होंगे पक्की बात है उसमें मटेरियल कम ही है। हाँ, कुछ जगहों पे उन्होंने बताने के लिए कुछ इधर उधर से मटेरियल कॉपी कर दिया होगा, एग्जाम्पल ज्यादा दे दिए उसके अंदर। लेकिन मेरे बच्चे, एक चीज को समझने के लिए मेरा ख्याल है कि 2-3 एग्जाम्पल भी काफी होती है। अगर एक चीज को समझने के लिए आपको 10 एग्जाम्पल दे दी, मेरे बच्चे इसमें कोई कमाल नहीं है। मादत के साथ, अगर अगर ये चीज बात कर लोगों को बुरी भी लगती है, जब हम अकाउंटिंग के सवाल कर रहे होते हैं, अगर एक एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई एडजस्टमेंट्स हैं, वो एडजस्टमेंट मेरे बच्चे चाहे एक सवाल के अंदर करवा दो, चाहे वही एडजस्टमेंट 20 सवालों में रख दो, इन दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा अगर अगले बच्चों को एडजस्टमेंट ही नहीं आती है। अगर वो अगर आती है, उस एडजस्टमेंट को सीख लिया, कॉन्सेप्ट का पता चल गया, चाहे वो 20 सवालों में आए चाहे एक सवालों में आए, वो सॉल्व कर देगा उसको। इसलिए मेरे बच्चे फास्ट ट्रैक के अंदर कोशिश कीजिएगा, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में इसलिए कह रहा हूँ, लॉ में वैसे कॉन्सेप्ट नहीं होता। कोई बंदा कहे ना कि लॉ में कॉन्सेप्ट होता है, ये मेरा ख्याल है, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, समझाने के लिए हम थोड़ा सा उसको आसान करते हैं। कॉन्सेप्ट तो वो है जो आपके पल्ले पड़ गया, दिमाग के लिहाज से जो आपने सोच लिया उस तरह कर सकते हो, नहीं, कानून को उसी तरह करोगे जैसे कानून बोल रहे हो। तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कुछ और हो, कानून कुछ और कह रहा हो, तो उस कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना। हाँ, हम जो यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे बस ये करेंगे कि उस चीज को आसान कर देंगे, ताकि वो जो लिखी हुई चीज जिसको आपने याद करना ही करना है उस तरह, उसको याद करना थोड़ा सा आसान हो। और दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे, थ्योरी ज्यादा नहीं आती इसमें। जिस तरह हमने देख लिया, पहले 3 चैप्टर, यानी कि तकरीबन कोई 5 से 8 नंबर। उसके बाद वो जो सेंटर में 14, 15, 16 वाले चैप्टर, और आखिर पे जाके कोई तकरीबन कोई 10, 12 नंबर की थ्योरी सेल टैक्स में से भी आ जाती है तकरीबन, और नहीं तो 8 से 10 नंबर तो एटलीस्ट वो कवर कर लेते हैं। यानी कि थ्योरी का अगर हम पोर्शन देखें तो शायद ये मैक्सिमम मेरे बच्चे कोई राउंड कोई 20 से 25 नंबर तक तो थ्योरी प्योरली आ ही जाती है मिनिमम। लेकिन बाकी डेफिनेटली उन थ्योरी को क्या कराएगा, वो थोड़ा सा अप्लाई करवाएगा। अभी मैं ला के उसको पेपर को सामने रख लेते हैं, अभी इसी अटेम्प्ट करके देखें कहाँ कहाँ पे थ्योरी आ रही है, कहाँ पे न्यूमेरिकल। फिलहाल उसका कोई फायदा नहीं। जब हम करना शुरू करेंगे, जब कुछ पल्ले पड़ जाएगा, तो फिर इन चीज़ों को देख लेंगे। इन एफिशिएंसियों को दिखाने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। तो बेटा, तो स्टडी मटेरियल में हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सी किताब फॉलो करनी है, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट प्लस क्वेश्चन बैंक। देखो, आई कैप ने यहाँ पे 2 चीजें दे रखी हैं, स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक। और आई कैप ने अगर 2 चीजें, अभी मैंने आपको लॉ के अंदर भी जो बच्चे बैठे हुए थे उनको क्या चीज बताई थी, जितना मटेरियल आई कैप ने दे रखा हो, आई कैप ने उतना मटेरियल आपको दे दिया जितना उसका पेपर पास करने के लिए काफी है। अगर उसको लग रहा होता ना कि ये मटेरियल उतना काफी नहीं है जितना मैंने इनको दिया है, पक्की बात है मेरे बच्चे, उसको वो चेंज कर देता, उसको बढ़ा देता। उसने तो पता ही नहीं ना कि मार्केट के अंदर कुछ और लोग भी कुछ अपनी किताबें बनाएंगे। उसको लग रहा है कि बच्चों ने मेरी बनाई हुई मटेरियल को पढ़ना है और इसे पेपर पास करना है। उसके गुमान में भी नहीं कि यहाँ पे कुछ और भी हो। इसलिए मेरे बच्चे, आई कैप के क्वेश्चन बैंक में पास पेपर है, उनको पास पेपर को उन्होंने अपने लिहाज से भी किया हुआ, लिहाज से मतलब थोड़ी सी तरतीब में बात करते, उसके जो स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेजेंटेशन होती है, उस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लॉ में फर्क नहीं आता, चीज वैसे ही करनी है, बस प्रेजेंटेशन में समटाइम फर्क होता है, जो चीज पहले करनी है वो बाद में कर दी, जो बाद में वो पहले कर दी, कुछ इस तरह के मामला। इसका मतलब क्वेश्चन बैंक क्या है, एक्चुअली पास पेपर है, या कुछ सवाल उसने अपनी तरफ से कोई दे दिए। और याद रखना कि आई क्या बड़ी दफा क्या करता है, वही क्वेश्चन बैंक के सवाल उठा के उसको टेस्ट करता है। और उसका इसका मतलब उसका रुझान ये भी है कि वो चाहता है कि बच्चे मेरी किताब को, जो मैंने सिलेबस दे रखा है, उसको पढ़ें। इसलिए वो क्या करता है, अक्सर क्या करता है, क्वेश्चन बैंक से उठा के वो दे देगा, बजाय कि खुदा ना खासे इधर उधर से दे, या अपनी एग्जाम्पल में से जो किताब के अंदर कोई एग्जाम्पल दे रखी है उसको उठा के उस सवाल के तौर पे पेपर में दे देते। ये भी मैं और इमरान शाह साहब जब डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि यार देखें, ये जो क्वेश्चन बैंक से जब उसने सवाल उठा के अक्सर दे देते हैं, तो इससे तो वो चाहता तो यही है कि हम क्या करें, हम क्वेश्चन बैंक को भी फॉलो करें, बच्चों को पढ़ाएं। और होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट जो भी आई कैप ने मटेरियल दे दिया, मेरे बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ उसको करें, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। खैर, तो आप लोग कोई और किताब इस्तेमाल करना चाहते हो तो मेरे बच्चे कर लीजिएगा। ये ठीक हो गया, लेक्चर सेक्चर सारा कुछ। और क्यूरी मेरे बच्चे उसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स, कोशिश करें ज़्यादा क्यूरी कर लें। और मेरी कोशिश होगी रात को 12 बजे तक जो भी क्यूरी होगी उसको वो, लेकिन अभी इसको साथ साथ रहिएगा, क्योंकि बात का अगर कोई बच्चा पहले पढ़ा हुआ है और आगे से कुछ चीज़ों को अभी पूछ रहा होगा, उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, जब कोई एरिया हमारा हो जाए उसके बाद, और हमारी कोशिश होगी यहाँ पर भी जितने हो सके, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है। पहले फास्ट टैग महीने के अंदर क्या पढ़ाए, क्या टेस्ट ले, उसमें इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे पास 2 महीने हैं। हम बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को टेस्ट भी कर लेंगे और अच्छे तरीके से इंशाल्लाह चीज़ों को पढ़ भी लेंगे। अगेन मेरे बच्चे, मेन समझने पे कोशिश कीजिएगा, उस पे जितने नंबर ऑफ सवाल करोगे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का इतना ज्यादा रोल नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा सिरे से आई नहीं, करने हैं क्वेश्चन, ताकि हमने वहां पे भी जाके जब सवाल करें तो जितनी जल्दी हो सकता है वो तभी होगा जितनी जल्दी अगर लॉ की समझ आ रही होगी, आप कहाँ से क्या चीज़ ऐड करनी।
ले बेटा, हम चैप्टर नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं, और ये चैप्टर नंबर 4 जो भी होगा ये आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का। अगेन मैंने बता दिया कि कोशिश करेंगे जैसे चैप्टर 4 खत्म हो गया शायद मैं चैप्टर नंबर 1 करवा दूं, जैसे ही कुछ एक आधा और चैप्टर होगा आगे जाके तो उसके बाद मैं फिर चैप्टर 2 करवा दूं। तो चैप्टर 1 2 3 खास तौर पे ये हम रैंडमली बीच में करेंगे, उसको सिर्फ मकसद बना के शुरू में नहीं करेंगे। ले बेटा, टैक्सेशन, टैक्स की अगर हम बात करें, डेफिनेशन वगैरह सारी शुरू के अंदर दे रखी है, वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो ये देख लें कि टैक्स क्या होता है, कि रियासत अपने मामला को चलाने के लिए जो पैसा हमसे रिकवर कर रही होती है। देखो, रियासत एक घर है, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें, पूरा मुल्क एक घर है, और घर को चलाने के लिए अखराजात की जरूरत होती है मेरे बच्चे। और वो अखराजात जाहिर बात है घर के सरबराह ने पूरे करने होते हैं, लेकिन सरबराह भी बेचारा कहाँ से ला के वो पूरे करेगा। तो सरबराह कहता है कि वो जो घर के व्यक्ति हैं, जो वहां पे बशिंदे हैं, वो जो घर में माशाल्लाह यशियां करते फिर रहे हैं, वो उस घर के अंदर क्या करें, अपना हिस्सा भी डालें घर को चलाने के लिए। तो सादा अल्फाज में ये बिल्कुल घर की मानद इसकी एग्जाम्पल हो, इस रियासत की, इस मुल्क की। और इसके जो लोग हैं जो इस मुल्क में जो आसाइशों का फायदा उठा रहे हैं, हम चाहते हैं उन आसाइशों का जो फायदा हम उन तक पहुंचा रहे हैं उसके बदले में वो हमें पे भी करें, या मजीद आसाइशों के लिए वो हमें अपनी कमाई जो वो यहाँ इस मुल्क के अंदर रहते हुए कर रहे होंगे उसमें से कुछ हिस्सा हमें भी दें, ताकि इनकी आसाइशों को मजीद बेहतर किया जा सके, इनकी जिंदगी को मजीद आसान किया जा सके। लेकिन अगेन जब ये चीजें आप पढ़ रहे होंगे, ये शायद किसी अच्छे मुल्क की बात हो रही हो, ये उस मुल्क की बात नहीं हो रही होगी जहां पे खुदा ना खासा टैक्सों के वो नाम हैं जो किसी और मुल्क ने सोचे भी नहीं होंगे। ऐसे ऐसे टैक्सों के नाम है, फाजल टैक्स, फर्दर टैक्स, फलाना टैक्स, टमकीना। लोग कहते हैं ये टैक्स क्या है, कहते हैं फर्दर टैक्स है, मजीद टैक्स है। मतलब यहाँ पे तो टैक्सों की भी अजीब अकसाम है। कहते हैं टैक्स लगा दिया, क्या है मजीद टैक्स, तक किस चीज का, कहते हैं नाम इसका मजीद टैक्स है, आप और दें टैक्स। तो इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पे जो भी हो, खैर तो टैक्सों के नाम नहीं, बहरहाल आपने क्या करना है, आपने टैक्स पे करना है। अब अगली बात आएगी जो बड़े काम की चीज है। सर जब मान लो कि हम टैक्स की बात करते हैं, तो टैक्स के लिए वो कौन सी बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यानी कि जब हम टैक्स को पढ़ें तो मेरे बच्चे उसमें कौन कौन सी चीजें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे कुछ बताने की बात करें। पहले तो थोड़ा सा इसको ये देखिएगा, कह रहा है इनकम टैक्स लॉज डील विद द लेवी ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इनकम टैक्स। और इनकम, देखो लफज दो हैं, इस एक है लफज इनकम, एक है टैक्स। यानी कि ऐसा टैक्स जो किस पर अप्लाई होता है, इनकम के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, इनकम का मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो भाई कोई इनकम कमाई, आपने कोई फायदा कमाया, इसका मतलब क्या हुआ, जो टैक्स होगा वो किस पर है, सादा अल्फाज में फायदे के ऊपर। लेकिन अगर आपकी इनकम ही ना हो, या आपकी इनकम, एक तो है साल आपने इनकम नहीं कमाई, दूसरा है कि इनकम तो क्या कमानी थी, आप लॉस में थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लॉस में हो तो फिर आप कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। सादा अल्फाज में जब इस मुल्क के अंदर रहते हुए आप कोई बेनिफिट उठाएंगे, कोई इनकम कमा रहे होंगे, उस इनकम में से इस गवर्नमेंट की भी मदद करें। जब आप इनकम कमा के अपना घर चला रहे होंगे, ताकि गवर्नमेंट इस मुल्क को चला सके, आप उसमें से कुछ पे कर रहे होंगे गवर्नमेंट। तो इसलिए अल्फाज क्या बोला, इनकम टैक्स डील्स विद द लेवी। लेवी मतलब इम्पोज किया जाता है, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। कि टैक्स क्या है, ये एक्चुअली इनकम के ऊपर जो हम इम्पोज करते हैं कुछ हिस्सा, क्या आप हमें पे करें, उसको हम टैक्स कह रहे होते हैं। द डेफिनेशन वगैरह हम शुरू में पढ़ेंगे, उसकी जरूरत नहीं अभी पढ़ने के लिए। द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ, अभी हम देखेंगे उसको कि इनकम टैक्स कहते हैं किसको है, इसमें क्या क्या चीजें। अच्छा, स्कोप का मतलब होता है इस चीज में कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स क्या है सर, हमारे अगर हम सीए कर रहे हैं तो इसमें सीए की स्टडी का स्कोप क्या है सर, इसमें आगे जॉब्स का स्कोप क्या है, आप पूछते हो ना इसमें क्या क्या चीजें कवर होती है, मैं कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकता हूँ सर, मैंने कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है जिसमें पेपर पास कर सकता हूँ, स्कोप इस चीज से रिलेट कर रहा हूँ। कहता है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। अभी अब ये चीज थोड़ी सी अहम, जब इसको पढ़ोगे हम फिर इसको एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आसान बातें हैं मेरे बच्चे, जरा याद रखिएगा। कहता है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर, इसको देखेंगे कि इनकम टैक्स कैसे इंपोज होगा, हर साल, ऑन एवरी पर्सन, हर इंसान के ऊपर, हु हैज टैक्सेबल इनकम, लेकिन उस इंसान के ऊपर जिसके पास इनकम भी हो लेकिन कौन सी हो, टैक्सेबल। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ इंसान इनकम कमाएंगे लेकिन उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं हो, तो अगर टैक्सेबल इनकम ही नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। जैसे अभी एक इनकम की अगर हम बात करें, वो है एग्रीकल्चर इनकम। अभी जून में ये बजट आ रहा है, तो उस जून में जब बजट आएगा तो पक्की बात है मेरे बच्चे, ये जो एग्रीकल्चर इनकम भी ये मजीद एग्जाम्प्ट इनकम नहीं होगी, यानी कि ये नहीं होगा ये टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि हर चीज को तकरीबन वो अब कवर करने जा रहे हैं, हर चीज के ऊपर टैक्स होगा। जो अभी तक जिन चीजों के ऊपर पाकिस्तान में टैक्स नहीं है, या ये कह लो कि कोई जीरो रेटेड, इवन इसमें बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है जीरो रेटेड सप्लाईज का, कि आपको तो खैर ये चीजें वैसे ही आगे जाके वो सब कुछ खत्म करने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा अच्छा खासा टैक्स में चेंज आना बड़े पैमाने पे अभी जो बजट आएगा तो। लेकिन वो चेंज आप पर अप्लाई नहीं होता, याद रखिएगा। आप वही पेपर देंगे जो अभी तक टैक्स है, आपका वही पेपर में टेस्ट होगा। जो अभी किताबें हैं जो है सब कुछ यही टेस्ट होगा, जून के आखिर में जाके वो आना है, उस वो आपके उसमें नहीं आएगा, एमबिट में नहीं आएगा।
आपने उसके मुताबिक पेपर नहीं देना, आपने इसी के मुताबिक पेपर देना जो अभी आपके सामने सिलेबस। अगर वो इनकम वहां पे बजट में कुछ बहस हो भी रही हो, कभी आपने वो बातें नहीं सुननी, आप वैसे भी सर हम कौन सा सुनते हैं, लेकिन मेरे बच्चे आपने सुननी भी नहीं, वो आपके किसी काम की नहीं। याद रखोगे इस बात को, कंफ्यूज करेंगे अपने आप को। तो बेटा यहाँ पे हमें कुछ चीजें समझाने को बोल रहा है। कहता है इनकम टैक्स का मतलब क्या है, ऐसा टैक्स जो हर साल अप्लाई किया जाता है हर इंसान के ऊपर, और फिर उसकी किस इनकम के ऊपर जो टैक्सेबल हो, जो टैक्सेबल नहीं उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट्स। आप ये भी देखेंगे कि सर फिर टैक्स रेट्स हैं क्या जिसके मुताबिक हमें टैक्स देना है। मान लो कि अगर मैं 1,000 रुपया कमाया इस साल के अंदर, तो सर इस 1,000 के ऊपर मुझे कितने परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, और मुझे वो टैक्स देना भी पड़ेगा कि नहीं। पहले नंबर पे तो देखेंगे ये टैक्स तभी देना पड़ेगा अगर मेरी इनकम क्या हो, टैक्सेबल हो। अच्छा यहाँ पे ना जब ये छोटा सा पैराग्राफ हमने पढ़ा, कहता है इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम एज पर द एप्लीकेबल टैक्स लॉज। वो कहता है जब आपने इस पैराग्राफ को पढ़ा ना, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में अराइज होने चाहिए, कुछ सवाल हैं जिनका आपको जवाब ढूंढना चाहिए। तो कहता है कि फोर सेट प्रोविजन ऑफ लॉ अराइज लॉ अराइजेस फॉलोइंग क्वेश्चन इन आवर माइंड्स। वो क्या है, व्हाट इज टैक्स ईयर, यानी कि अभी हम आज जो शुरू करेंगे वो टैक्स ईयर से ही शुरू करेंगे। सर ये टैक्स ईयर होता क्या है, किसको बोलते हैं टैक्स ईयर। उसके बाद दूसरा आपका क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए, सर व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। सर ये टैक्सेबल इनकम हमारी क्या होगी जिसके ऊपर, क्योंकि टैक्स सिर्फ लगेगा किसके ऊपर, टैक्सेबल इनकम। अगर टैक्सेबल इनकम ही नहीं तो टैक्स पे नहीं करना आपने। यानी कि आप लोग भी तो कमाई कर रहे होंगे कुछ किसी तरह की, मान लो कि अपनी स्टडी को सपोर्ट करने के लिए आपको ट्यूशन सेंटर में कुछ वो कर रहे हो, मान लो थोड़ा सा ट्यूशन सेंटर बना के रखा हुआ है, सर मैं भी टैक्स पे करूंगा, इनकम तो मैं भी कमा रहा हूं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चे वो कौन सी आपकी इनकम होगी जो टैक्सेबल है, जो इस काबल है कि उससे टैक्स, उस पर टैक्स लिया जाए। लेकिन जो इनकम टैक्स के काबल ही नहीं उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो टैक्सेबल इनकम एंड हाउ इट इज कंप्यूटेड, और उसको कैसे कंप्यूट किया जाएगा। अगला सवाल होगा सर ये इंसान कौन है, हु इज पर्सन, क्योंकि यहाँ पे अल्फाज क्या लिखा हुआ था कि एवरी पर्सन, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर ऑन एवरी पर्सन। सर ये किस इंसान की बात हो रही है, सर हम भी आ रहे हैं इसमें कि नहीं, क्योंकि हैं तो सर हम भी इंसान। क्या हम भी वही इंसान हैं जिनके ऊपर ये टैक्स लगेगा, या खुदा ना खासा हम कोई और इंसान है। जैसे अभी हम बी लॉ पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, उसमें लफज पर्सन बोला था, तो जो सॉरी सी लॉ, तो जिन बच्चे वो जो उस क्लास में बैठे हुए थे, मैंने बोला था वहां पे पर्सन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, दोनों तरह के इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन भी और लीगल, सॉरी एक ही बात, आप लोग तो मुझसे भी अच्छे हो माशाल्लाह, मेरे कॉन्सेप्ट खराब है। आर्टिफिशियल पर्सन भी और नेचुरल पर्सन, मैं आर्टिफिशियल कह रहा हूँ, आर्टिफिशियल पर्सन भी और लीगल पर्सन, जबकि वो दोनों सेम ही होते हैं। खैर आप लोग सियाने हो। लो बेटा, तो पर्सन का मतलब क्या है, सर आर्टिफिशियल और लीगल दोनों, सॉरी आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन दोनों। तो सर हम भी उसमें, तो हम तो नेचुरल है, हम भी आएंगे कि नहीं, भाई देखेंगे इसको कि भाई आप भी आओगे कि नहीं, भाई कौन सा इंसान है जिसने टैक्स देना है। सर साल का मतलब क्या है, टैक्सेबल इनकम, और कैसे किस रेट पे कंप्यूट होगी, और याद रखना ये जो रेट लगेगा, जिस रेट पे हम वो टैक्स पे किया करेंगे, वो हमेशा किस पे लगा करेगा, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। वो इनकम जो हमारी टैक्सेबल है उसके ऊपर हम रेट लगाया करेंगे, वो देखेंगे वो किस तरह है। हु आर एप्लीकेबल रेट्स ऑफ टैक्स, यानी कि कितना टैक्स, फिर वो रेट्स भी डिफरेंट होंगे। उसके बाद व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर लेवी ऑफ टैक्स, तरीकाकार क्या हो, किस तरह वो टैक्स रिकवर किया जाएगा। और दीज प्राइमरी क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन द अपकमिंग पैराग्राफ। अब हम मेरे बच्चे इन सवालों का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। और याद रखना ये चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 तक, चैप्टर नंबर 4 से लेके 13 तक, ये ज्यादा जो टेस्ट होता है वो न्यूमेरिकल होता है। लेकिन ये ना सोचेगा कि सर यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल ही टेस्ट होता है, क्या थ्योरेटिकल भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरह के, लेकिन ज्यादा एरिया देखिएगा ये हमारा क्या है, ये न्यूमेरिकल का है। चैप्टर 4 से लेकर 13 तक, 14, 15, 16 तो अगेन क्या था, थ्योरी, वो तो प्योर थ्योरी है, अगर आपको याद हो शुरू वाली बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, चैप्टर 4 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक जो चीजें पढ़ रहे होंगे, ये किस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, न्यूमेरिकल के लिहाज से। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो बेसिक्स यही होंगे, जहाँ पे सारा आपको वो नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम सीखेंगे सर टैक्स ईयर। टैक्स ईयर किसको कहते हैं भैया, देखो अगर ये टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस ना करवाया जाता कि जब आपने टैक्स पे करना है वो किस लिहाज से पे करना है, टैक्स ईयर के लिहाज से, अगर ये ना होता तो मैं क्या करता, अगर आज मान लो कि मैंने रेडी लगाई है और उससे मैं कुछ कमा रहा होता, तो शाम को टैक्स वाले मेरे पास आते कि राणा साहब आज आपने कितना कमाया। मैंने कहा कि इतना कमाया, तो वो क्या करते हैं हर रोज, अब खुद सोचो इतने लोग कारोबार कर रहे हैं, अगर वो हर रोज चलो वीकली मंथली इस तरह वो पैसा उनसे रिकवर करना होता, तो कितना हमें स्ट्रॉन्ग किस्म का एफबीआर का वो चाहिए होता, डिपार्टमेंट चाहिए होगा, कितने लोग भर्ती करने पड़ने थे, ताकि हर रोज आप क्या करो, हर बंदे के पास जाओ, या हर वीक में या हर महीने या इतने टाइम के बाद क्वार्टरली आपने इन लोगों के पास जाना है, उनसे पैसा रिकवर करना है, जितनी उनकी कमाई होगी हिसाब किताब करके उनसे पैसा लेकर आओ टैक्स का। तो भाई सत्यानाश हो जाना था। इसलिए मेरे बच्चे इस सारे स्यापे से बचने के लिए हमने एक तरीका का ढूंढ लिया, वो क्या है कि हम जब टैक्स पे करेंगे वो पे किया करेंगे सालाना। तो
एनुअली पे किया करेंगे, और जिस जिस टाइम पीरियड के लिए हम टैक्स पे किया करेंगे उसका नाम हम रख दिया टैक्स ईयर। यानी कि ये होगा क्या, वो 12 महीने, टैक्स ईयर है एक्चुअली क्या, वो 12 महीने, जिन 12 महीनों की इनकम के ऊपर आप टैक्स पे किया करोगे वो हमारा क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर कहलाएगा। सादा अल्फाज में होंगे ये क्या, डेफिनेटली ये 12 महीने ही होंगे। लेकिन अगली बात आएगी कि सर वो टैक्स ईयर में 12 महीने होंगे कौन से। याद रखिएगा पाकिस्तान के अंदर बाय डिफॉल्ट, मेरे बच्चे यहाँ पे जो टैक्स ईयर है वो बाय डिफॉल्ट तो एक नॉर्मल टैक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम 3 तरह के टैक्स ईयर पढ़ेंगे। यानी कि होंगे ईयर ही, लफज साल है, टैक्स ईयर्स यानी कि सालों के डिस्कस करेंगे, लेकिन होंगे कितने, वो 3 तरह के। वो 3 तरह के मेरे बच्चे टैक्स ईयर क्या होंगे, एक होगा नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होगा स्पेशल टैक्स ईयर, और एक होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। बाय डिफॉल्ट मेरे बच्चे किसी भी पर्सन के ऊपर जो हम टैक्स ले रहे होंगे वो नॉर्मल टैक्स ईयर के लिहाज से ले रहे होंगे। और नॉर्मल टैक्स ईयर की अगर हम बात करें, मान लो ये जीटी रोड का लफज सुना होगा आपने, जीटी रोड, ये समझ लो कि ऐसा ही रोड है, जीटी रोड है, जो जिसमें जगह जगह पे खड्डे हैं, जगह जगह मसले मसाइल हैं, लेकिन आप इस रोड पे जा रहे हो। नॉर्मली आप जाते हो इधर कुछ एरियाज की तरफ, जीटी रोड की तरफ जो भी आते हैं, आप इसी रोड को फॉलो करते हो, ये नॉर्मल है पाकिस्तान के अंदर, इस रोड के ऊपर आप सफर कर सकते हो। लेकिन आपने सोचा कि सर इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, मान लो कि कोई और रोड जहां से मैं बेहतर आसान तरीके से जा सकता हूं, मेरे लिए और सहूलत हो जाए। हमने कहा कि बिल्कुल एक और रोड है, उसका नाम क्या है, मोटरवे। मोटरवे भी है, लेकिन आपको इस रोड को छोड़ के मोटरवे की तरफ जाने के लिए एक और रास्ता बीच में से वो चुनना पड़ेगा। यानी कि एक और रास्ता होगा जिससे गुजर के आप कहां से जाएंगे, इस जीटी रोड से मोटरवे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के टैक्स ईयर होंगे। तो एक है नॉर्मल टैक्स ईयर, ये जो जीटी रोड है मेरे बच्चे, यहाँ पे वो क्या होगा, वो नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। और ये जो मोटरवे है, ये हमारा एक लफ्ज बोलेंगे आगे जाके, स्पेशल टैक्स ईयर। ये स्पेशल रोड है, ये स्पेशल टैक्स ईयर होगा। तो सर वो तीसरा टैक्स ईयर क्या है, वो ट्रांजिशनल है। ट्रांजिशन मतलब वो जो रास्ता जो आपने नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाने के लिए, या बात का एक बंदा स्पेशल जा रहा होगा तो वो कहेगा सर मैं नॉर्मल की तरफ वापस जाना चाह रहा हूं, तो एक रोड उसको एक और फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा जाहिर बात है उड़ के थोड़ी चला जाएगा, यहाँ पे रोड तो एक ढूंढना पड़ेगा उसमें। इसके लिए लफ्ज हम बोला करेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब हम देखते हैं मेरे बच्चे इसको एक एक करके। सबसे पहले अगर नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करें, नॉर्मल बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स ईयर होगा वो नॉर्मल है, और नॉर्मल हमेशा हुआ करेगा 1 जुलाई से लेके 30 जून। जब 1 जुलाई से जो दिन शुरू हो और 30 जून को जाके एंड हो रहा हो, इसके लिए लफ्ज हम क्या बोला करेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर। बाय डिफॉल्ट जिन 12 महीने के लिए हम टैक्स पे किया करेंगे वो हमारा कौन सा टैक्स ईयर हुआ करेगा, नॉर्मल। और ये कहां से हमेशा शुरू हुआ करेगा, 1 जुलाई से लेके 30 जून। याद रखना, जो टैक्स ईयर भी 1 जुलाई से शुरू हो रहा हो, 30 जून को एंड हो रहा हो, उसके लिए एक ही लफ्ज है और वो है नॉर्मल टैक्स ईयर। इसको कभी भी आपने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर या कभी भी स्पेशल टैक्स ईयर नहीं कहा। और दूसरी बात याद रखना, इसके अलावा अगर कोई भी 12 महीने, इसके अलावा कोई भी 12 महीने हो जिसके लिए आप टैक्स पे करोगे, मेरे बच्चे टैक्स या टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो हमेशा आपका क्या हुआ करेगा, स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन एक और टैक्स ईयर हुआ करेगा ट्रांजिशनल। लेकिन ट्रांजिशनल की नौबत तभी आया करेगी जब आप नॉर्मल टैक्स ईयर को छोड़ के स्पेशल की तरफ जाया करोगे, या स्पेशल को छोड़ के नॉर्मल की तरफ आया करोगे, तभी बीच में ट्रांजिशन टैक्स ईयर आया करेगा, अदरवाइज ट्रांजिशन टैक्स ईयर नहीं होता। ये सिर्फ तब्दीली के वक्त होता है। चलो मान लो कि हमारे पाकिस्तान में अगर मैं कोई इनकम कमाता हूँ, चले आप लोगों की कर लो, माशाल्लाह मेहनती लोग हो, आप लोग कोई इनकम कमाते हो, तो आप जो इनकम के ऊपर टैक्स पे करोगे वो किस साल के लिहाज से पे करोगे, नॉर्मल टैक्स ईयर के लिहाज से। और ये कहां से शुरू होगा, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। हर साल आप 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जितनी इनकम कमाया करेंगे आप उसका पे कर दिया करोगे गवर्नमेंट। हिसाब किताब वो देखेंगे आगे, आपने 3 महीने होते हैं जिसमें आप सारा हिसाब किताब करके, जून में खत्म हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर आखिर तक आपने 30 सितंबर तक आपने इनकम का हिसाब किताब करके उनको जमा कराना होता है टैक्स। वो भी हम देखेंगे कितना टाइम होता है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये मेरा नॉर्मल टैक्स ईयर हुआ करेगा। लेकिन बात हो सकता है मैं कहता हूँ सर ये नॉर्मल टैक्स ईयर ना मुझे सूट नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह का मेरा कारोबार है सर, उस तरह के कारोबार में मेरी जो बनता है ना कारोबार, जो ईयर बनता है सर, अगर मुझे वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर कर दो तो सर ये मेरे लिए ज्यादा फिजिबल है। इसमें जो मेरी जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है वो इसमें कवर होती है, उसमें सर वो कवर करना मुश्किल होता है। ये मेन है, इस ये कर दें सर। इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, 12 महीने ये भी हैं, ये भी 12 महीने हैं, लेकिन मुझे बताओ क्या ये 1 जुलाई से लेके 30 जून है। अगर मैं इस तरह कोई भी मैं कह रहा हूं, कोई भी आप बोल दो, चाहे कोई 12 महीने लफ्ज बोल दो जो जहां से शुरू हो रहा हो। चलो मान लो कि अगर मैं कहूँ 1 अप्रैल से लेके, मेरे जो 12 महीने होने चाहिए 1 अप्रैल से लेके आगे क्या होगा, 31 मार्च। तो 31 मार्च तक हो तो मेरे बच्चे हैं तो ये भी 12 महीने जिनके लिए मैं अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करूंगा हिसाब किताब करके। क्या ये नॉर्मल टैक्स ईयर होगा, नहीं। चलो मान लो कि फर्स्ट फर्स्ट सितंबर से लेके, नहीं चलो इस तरह कर लो,
1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर, 30 होता है, 31 होता है, 30 होता है ना। हाँ, ये दिन, हर महीने में कितने दिन है ये आपने याद करने हैं। अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी कि वहां पे आप सोचेंगे ये चाहे फार्मूला हो, जो मर्जी फार्मूला, मैं सच्ची बता रहा हूं, यहाँ पे आपके पास दिनों का पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमने कुछ दिन काउंट करने हैं कुछ जगहों पे। वो दिन काउंट होंगे, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के हमने स्टेटस काउंट करने हैं। एक दिन बंदा पाकिस्तान के अंदर 183 दिन या उससे ज्यादा रहा, हमारे लिए रेजिडेंट है, 183 दिन मेरे बच्चे हर महीने के हम काउंट करेंगे वहां पे, बड़े तरीके से काउंट करेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं। मुझे पता होना जरूरी नहीं खुदा के लिए। किसी जगह पे मैं आपसे पूछूंगा बताओ इस महीने में कितने दिन है, मुझे नहीं पता, आपने ये नहीं कहना सर आपको तो पता है कुछ नहीं, हम भी चाह रहे हैं, हम नहीं, तो भैया मुझे उसका पता होना जरूरी नहीं है। मैंने वो पेपर नहीं देना, पेपर किसने देना, आपने देना है। मैं तरीकाकार आपको बताऊंगा, हाँ फिर दिन आपने ही याद करने हैं किसमें क्या है। खैर, तो मेरे बच्चे अगर 1 अप्रैल से अगर आप कहते हो सर मेरा जो साल है वो 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो, तो आप कौन सा टैक्स ईयर फॉलो कर रहे हो? स्पेशल। इसको ये तो नहीं बोलोगे ये नॉर्मल है। कोई बंदा कहे कि मैं इस टैक्स ईयर के वो पे करना, टैक्स पे करना, बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे वो क्या है? फर्स्ट नॉर्मल है, 1 जुलाई से 30 जून, ऐसे में रोचे। अगर वो कहें कि मैं टैक्स पे करता हूँ किसी स्पेशल टैक्स के लिहाज से, आपके दिमाग में फौरन से आ जाना चाहिए इसका जो ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून नहीं है, कोई और 12 महीने में, कोई और कहीं से मर्जी शुरू कर दें, कोई एक दो और रखवा दो। कोई 12 महीने कहाँ से शुरू करो आप? कोई पहली पहली तारीख, कोई किस महीने की फर्स्ट, बोल दो कुछ भी, 1 मई, 1 मई से। 30 अप्रैल या 31? 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल कर दो। तो ये क्या है? ये स्पेशल टैक्स ईयर है। हों 12 महीने, अच्छा याद रखना इसके भी 12 महीने होंगे, इसके भी 12 महीने, ये 12 महीनों से कम नहीं होंगे, ना नॉर्मल ना स्पेशल। हाँ, ये भी एक टैक्स ईयर है, ये बीच में अब आ जाएगा। लो बेटा, ये कैसे आप फॉलो करोगे? जस्ट एग्जाम्पल, चले जरा देखिएगा, पहले समझ लो इसको थोड़ा सा। मैं अच्छा खासा 1 जुलाई से लेके 30 जून तक अपनी वो टैक्स का हिसाब किताब करके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा था। अब मैंने सोचा ऐसा करता हूँ कि मैं अपना जो टैक्स ईयर है ना वो कर लेता हूँ 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक मैं चाहता हूँ ये यूज करना टैक्स ईयर। मेरे बच्चे मुझे बताएं कि ये जो स्पेशल, नॉर्मल से मैं स्पेशल तरफ जब जाऊंगा, तो इस, चलो अब बात कर लो, ये मेरा टैक्स ईयर है, ये अभी मैं बताऊंगा डिनोट कैसे करते हैं, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। फिलहाल अभी ये कर लो, ये बात हो रही है 2024 की, टैक्स ईयर 2024 की बात हो रही है। यानी कि ये 1 जुलाई 2023 से चीज शुरू हुई होगी, 2023 से बात शुरू हुई होगी, और कब ये खत्म हुआ होगा? 30 जून 2024 को। यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक 12 महीनों की मैंने इनकम कैलकुलेट की होगी और उसको गवर्नमेंट को जमा करवा दिया होगा। लेकिन अब मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ? अब मैं जाना चाह रहा हूँ स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ। मैंने गवर्नमेंट से इजाजत ले लिया, अब इजाजत लेने का तरीकाकार भी हम सीखेंगे, इजाजत कैसे लेंगे। अगर नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल जा रहे हो तो आपको किसी से जाके पूछ के करना पड़ेगा, ये आपकी मर्जी नहीं। पाकिस्तान में बाय डिफॉल्ट जो आपने इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है वो नॉर्मल टैक्स ईयर के लिहाज से है। लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो मजबूरी टैक्स वालों को बता के, अब वो बतानी किसको है उसको हम देखेंगे। क्या आपने बोर्ड को बतानी है या जस्ट कमिश्नर को बतानी है? तो बात का कमिश्नर को, बात का बोर्ड को बता के हम क्या करेंगे, उसको नॉर्मल टैक्स ईयर को छोड़ के किस पे जा सकते हैं? स्पेशल। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कोई मजबूरी जाके दिखाई टैक्स वालों को, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, ठीक है राणा साहब आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का टैक्स ईयर यूज कर। अब मैंने पता यहाँ पे बड़ा खुश हुआ। ये क्या था? 30 जून 2024। नेक्स्ट जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये क्या होगा? 1 जनवरी 2025। और कब तक मैंने टैक्स पे करना? 31 दिसंबर 2025 तक, ऐसे मेरे बच्चे। लास्ट मैंने कब तक पे किया था? 30 जून 2024 तक। लास्ट मैंने 30 जून 2024 तक टैक्स पे किया। अब मुझे कब पे करना है? 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2025। तो यहाँ पे तो मेरे बच्चे मेरा जश्न ही बनता। किस चीज का जश्न वाला? 6 महीने। 6 महीने मेरे बच गए, उन 6 महीनों का मेरे बच्चे जश्न होगा है, उसमें आप भी पार्टिसिपेट किए गया, हम मिलकर, क्योंकि उन 6 महीनों के ऊपर मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि राणा साहब किधर है, इतने भंगड़े। मैंने कहा कि सर वो बस अंदर से खुशी आ रही है सर। उसे कहा कि किसी चीज की खुशी अंदर से भैया? मैंने कहा कि वो सर बस वो स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ चला गया ना मैं, तो सर 6 महीनों की इनकम मैंने बचा दी। टैक्स वालों ने कहा कि राणा साहब की इनकम कैसे बची है, ये हमसे कैसे उजल हो गया इस तरह की चीज? उन्होंने कहा कि सर वो राणा साहब ने एक्चुअली और नॉर्मल से स्पेशल पे चले गए ना सर, अब से ये जो टैक्स पे किया करेंगे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। तो कहता कि फिर वो 6 महीनों का क्या करना है राणा साहब का? कहते सर अभी तक तो कोई कानून ही नहीं हमारे पास। कहता आज से फिर कानून बना दो।
राणा साहब क्या करेंगे इन 6 महीनों का, और ये 6 महीने कहां से है मेरे बच्चे, 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। और ये कौन सा, 2024, 1 जुलाई 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक राणा साहब इसका भी टैक्स पे करें। मैंने कहा कि सर ये चंद महीनों का टैक्स क्या होता है, खुदा का खौफ करो, माफ करो। उन्होंने कहा कि नहीं राणा साहब, आपने इन 6 महीनों को आपने महीने कंसीडर नहीं करना, हमारे नजदीक ये ईयर है, ये भी क्या होगा, ईयर होगा, ये भी साल है। यानी कि इसके लिए लफ्ज क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। यानी कि राणा साहब ये जो 6 महीने है इसकी आप इनकम कैलकुलेट करो, और इसकी कैलकुलेट करके इसकी भी हमें टैक्स पे करो, और इसका नाम हमने क्या रख दिया, ये ट्रांजिशनल है। ये तभी नौबत आई थी जब मैं नॉर्मल से किसकी तरफ जा रहा था, स्पेशल। या कल मान लो इसी एग्जांपल को दिमाग में रख लो, मैं स्पेशल पे चल रहा था, मुझे स्पेशल पे चलते चलते मैंने सोचा यार वो नॉर्मल वाला सही था, इससे तो इसमें तो मुझे और भी दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी और भी हैं। मैं गया दोबारा टैक्स वालों के पास, उनको कहा कि सर मुझे दोबारा से नॉर्मल की तरफ जाने दो। उन्होंने क्या कर दिया, दोबारा से नॉर्मल की तरफ जाने दिया मुझे। अब मेरे बच्चे वो जो 31 दिसंबर 2025 तक या जो भी जिस महीने साल का मैंने जमा कराया होगा, अब दोबारा से मेरा कहां से शुरू होगा, 1 जुलाई से लेके उसको 30 जून तक। यानी कि दोबारा से कितना टाइम आ गया होगा, बीच में 6 महीने। और फिर मेरे बच्चे लॉ क्या करेगा, टैक्स वाले क्या कहेंगे, वो कहेंगे इन 6 महीनों का भी आप अलहदा हिसाब किताब करके हमें टैक्स पे करो, और इन 6 महीनों को भी आपने बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे ये साल ही है नहीं कि 12 महीने, अगर से 6 महीने चाहे 3 महीने हो 4 महीने हो, ट्रांजिशनल में जितना टाइम आएगा आपने क्या करना है, उस टाइम को ईयर ही समझना है, और वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। आप उसकी क्या करोगे, उसका अलहदा हिसाब किताब करके, जिस तरह नॉर्मल का होता है उसी तरह आप उसका हिसाब किताब करोगे, और उनको जाके एक लफ्ज बोलेंगे, एक टैक्स पेयर जिस डॉक्यूमेंट के अंदर अपना सारा हिसाब किताब जाके टैक्स वालों के सामने रखता है, सर ये मेरी इनकम है, ये मेरा टैक्स बनता है, उसको हम कहते हैं टैक्स रिटर्न। क्या लफ्ज बोला करेंगे उसको, टैक्स रिटर्न। यानी कि आपने नॉर्मल टैक्स ईयर की भी रिटर्न जमा करवानी है, साल की, स्पेशल की भी करवानी है अगर स्पेशल फॉलो कर रहे हो, और अगर ट्रांजिशनल हो टैक्स वाले उसको भी ईयर ही ट्रीट करते हैं, और आप क्या करोगे, उसकी अलहदा हिसाब किताब देके एक टैक्स रिटर्न की शक्ल में टैक्स वालों को जमा भी करवाओगे, और उसके ऊपर टैक्स भी पे करोगे। याद रखोगे इस बात को कि 3 तरह के हमारे टैक्स ईयर्स होते हैं, नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। नॉर्मल पक्की बात है, जब भी कोई लफ्ज बोले नॉर्मल टैक्स ईयर, 1 जुलाई से लेकर 30 जून, कोई भी हो साल, वो चाहे 24 हो, 25 हो, 26 हो, जो भी हो, जो 1 जुलाई से हमारा साल शुरू हो रहा हो टैक्स का, और 31 जुलाई तक एंड हो रहा हो, सॉरी 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक एंड हो रहा हो, वो हमारा हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर। और स्पेशल क्या है, इसके अलावा कोई 12 महीने जिनका हम टैक्स पे करेंगे वो हमारा स्पेशल। और जब नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, दोनों सूरतों में ट्रांजिशन आया करेगा, याद रखिएगा। जैसे अभी हम रोड की बात कर रहे हैं, जब चाहे यहां से चाहे यहां से, ये ट्रांजिशन आना ही आना है। हाँ वो भी बिल्कुल, तब भी आया करेगा, ये भी बेहतरीन उसने सवाल किया है। सर एक स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाएं, हाँ नॉर्मल से नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल तो एक ही है। हाँ स्पेशल टैक्स ईयर से दूसरे स्पेशल की तरफ, जैसे मान लो 31 जनवरी 2024 25 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक ये टैक्स ईयर आप फॉलो कर रहे थे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अब आप सोच रहे नहीं सर ऐसा करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो मेरे बच्चे जब 1 अप्रैल से 31 मार्च पे चले जाओगे, अगेन यहाँ पे क्या हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने फिर आएंगे। वो 3 महीने हमारे क्या होंगे, वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। ये हमेशा आया करेगा मेरे बच्चे, जब भी आपने टैक्स ईयर, ये अच्छा किया उसने कि अगर आप स्पेशल से स्पेशल, कोई और रोड भी स्पेशल हो, या नॉर्मल से स्पेशल, या स्पेशल से नॉर्मल, इन सारी सूरतों में लाजमी तौर पे बीच में एक टाइम आएगा। उस टाइम को क्या बोला गया, और आएगा ही आएगा, ये नहीं कहना कि सर वो है ही नहीं बीच में, ये आना ही आना है। लफ्ज क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल पे वो होता ही नहीं मेरे बच्चे। किसका, ट्रांजिशनल का? तकरीबन मेरा ख्याल है कि उसको करके देखिएगा, ये कोई निकलेगा नहीं साल वाला मामला, साल का डिफरेंस वो आएगा नहीं बीच में। जो मर्जी, ये वेले लोगों के काम होते हैं इस तरह के करने। लेकिन अगर हो तो आज बैठ के देखिएगा वहां पे, आप उसको, आपने क्या करना है, पहले कहना कि ये मेरा 1 जुलाई से लेके मान लो कि 30 जून, इसके अलावा मैं कोई टाइम अडॉप्ट करता हूँ। मान लो कि मैं क्या कर लेता हूँ, मैं टैक्स ईयर मिड ऑफ दी, यार यार वो कह रहे हैं कि चवले ना ही मारो बेहतर है। वैसे मैं कह रहा हूँ, टैक्स वाले कहते हैं कि नॉर्मली रखो, ठीक है, ये ना ही करें तो बेहतर है नहीं इस तरह का मामला, मैंने कभी सुना या देखा नहीं। तो प्रैक्टिकली इस तरह की चीजें नहीं, लेकिन आपको पता ही है कि हम बैठे बैठे जो मर्जी डिस्कस कर लें, वो हमारी मर्जी होती है। लेकिन ये तो रौला डालने वाली बात है ना, मैं अपने आप को तंग करने वाली बात।
मेरे बच्चे इसमें अगर टाइम निकलेगा ना 11 महीनों से लेके कोई तकरीबन कोई 3 के महीनों तक का टाइम आया करेगा ट्रांजिशन मोस्टली। इससे कम मुश्किल ही है। मेरे ये तो नहीं कभी इम्पॉसिबल है, लेकिन कम भी हो सकता है। लेकिन 11 महीनों से ज़्यादा 12 महीनों वाला काम अगर ढूंढ के देखिएगा, अगर किसी को मिल गया 12 महीने तो मुझे भी बताइएगा, वो कम ही है। लेकिन इन चीज़ों में अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें। जब भी वो आपको देगा, आपको चेंज करेंगे, उसमें जो भी टाइम आया करेगा वो आपको पता चल जाया करेगा। इतने का हम अकलमंद हैं, बजाय कि हम भी अपने आप को तंग करें इस मामले। क्योंकि उसके लिए मुझे भी तंग करना पड़ना है। अपने आप को पहले सारा चेक करो तो मिल हैं यार, ना आप ना मैं, पढ़ते हैं बस इसको। लो बेटा, सबसे पहले देखिएगा नॉर्मल टैक्स ईयर। कहता है कि नॉर्मल टैक्स ईयर इज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द 30th डे ऑफ जून एंड इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच द सेट डेट फॉल्स। अब ये अगली बात जरा समझिएगा मेरे बच्चे। एक हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर अज्यूम कर लो वो शुरू हुआ है 1 जुलाई 2020 को, और ये एंड कब होगा मेरे बच्चे? नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 2021 को। और अगर हम टैक्स ईयर की बात करते हैं मेरे बच्चे, अगर हमारे यहाँ पे 3 तरह के साल अक्सर लफ्ज बोलते हैं, आप लोग अकाउंटिंग के बच्चे हो। एक साल होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा टैक्स ईयर। अगर अभी अभी के लिहाज से बात करें, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? वो 12 महीने जिसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। ये हमेशा मेरे बच्चे कैलेंडर ईयर का मतलब यही होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और उसके बाद आ जाता है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या है? वो 12 महीने जिसके लिए आपने अपना टैक्स पे करना है। आप कहता है कि अगर हम नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करें, नॉर्मल टैक्स ईयर मेरे बच्चे कहां से कहां होता है? 1 जुलाई से लेके 30 जून। लेकिन इसको डिनोट कैसे करेंगे? इसमें तो 2 साल आ रहे हैं, इसमें हमेशा 2 साल आया करें। इसमें हमेशा एक साल में ये दोनों तारीखें फॉल नहीं करेंगे। जैसे 2024 के अंदर ही मेरे बच्चे अगर हम देखें 1 जुलाई भी आ जाए और उसमें आगे 30 जून भी आ जाए, ये तो एक ही यानी कि शुरू करके, यानी कि अगर आप 1 जुलाई से शुरू कर रहे हो 30 जून भी मेरे बच्चे उसी साल में आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं। 12 महीनों का फर्क अगर देखना तो हमेशा क्या आएगा? दूसरा साल बीच में आया करेगा। कैलेंडर ईयर की बात करो, यानी कि अगर 1 जुलाई 2020 है तो मेरे बच्चे पक्की बात है इसका 30 जून कब आएगा? वो 2024 में ही 21 में ही आएगा। अब अगली बात है कि सर 6 महीने इसमें 20 के हैं और 6 महीने 21 के हैं, तो इसको क्या टैक्स ईयर 2020 के हैं या टैक्स ईयर 2021 के हैं? अब वो कहते हैं कि देखो ये जो इसका 30 जून है ना, ये सांप की सिरी है। सांप होता है ना, सांप की सिरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसका जो सर है, वो कहते हैं सांप के सर को कुचल दो तो जाहिर बात है सांप मर जाता है, बाकी तो उसके टुकड़े भी कर दो तो उस सर के लिहाज से चलता रहेगा। तो इसलिए मेरे बच्चे इसका जो सर है, अब ये देखो इसका जो 30 जून है 30 जून किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है? अब ये कैलेंडर ईयर यहाँ पे क्या है? 2021। ये कहां से कहां तक हुआ होगा? 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021। ये हमारा क्या है? ये कैलेंडर ईयर है। यानी कि ये जो सर है 30 जून 2021, वो किस कैलेंडर ईयर में पड़ा हुआ? हम कहेंगे वो तो फिर 2021 में पड़ा हुआ। वो कहेंगे इस टैक्स ईयर को हम 2021 से डिनोट करें। यानी कि हमेशा आपने देखा करना 30 जून किस साल में पड़ा हुआ, जो हमारे नॉर्मल ईयर्स होते हैं, ये कैलेंडर ईयर होते हैं। तो ये देखें 30 जून अगर 2022 में पड़ा हुआ है, 30 जून अगर 2028 में पड़ा हुआ है, 30 जून 2060 में पड़ा हुआ है, तो मेरे बच्चे वो 2060 2028 जो भी है वही हमारा कैलेंडर ये होगा नॉर्मल टैक्स ईयर। यानी कि उसको डिनोट किससे करेंगे? जिस साल में ये 30 जून पड़ा। अब मुझे बताओ 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021, इसको कैसे डिनोट करें? 2000 टैक्स ईयर लफ्ज क्या होगा? टैक्स ईयर 2020 कहूं या 2021 कहूं? इसको 20 नहीं कहना, 21 कहना है। क्यों बोला? ये मेरे बच्चे हमने देखना है कि 30 जून किस कैलेंडर ईयर में फॉल कर, और 30 जून का वो किस साल में, हमारे नॉर्मल साल में फॉल कर। आसान रखना है इसको, अल्फाज उसके हैं कि वो जिस कैलेंडर ईयर में फॉल कर रहा हो। बस आप इस तरह याद रखिएगा कि 30 जून जिस साल का भी हो, वो साल 2020 का है, 21 का है, 22 का है, उसी से हम उसको डिनोट करेंगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि हमारा 1 जुलाई 2015 पक्की बात है 30 जून कब आएगा? 30 जून 2016 में, तो इसको टैक्स ईयर क्या कहेंगे? 2016 कहेंगे। तो इस तरह लफ्ज बोलेगा, ये बड़े अहम होंगे। क्योंकि उसने पता क्या करना, पेपर के अंदर जब वो सवाल दिया करेगा, आपको कहेगा कि इस बंदे की आप इनकम कैलकुलेट कर दो, टैक्सेबल इनकम कर दो या टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर दो फॉर द टैक्स ईयर 2010। और आगे पता नहीं किस किस सालों के किस किस महीनों की इनकम दे रहा होगा आप। भाई आपने फौरन से कहना है कि मेरे लिए वही इनकम और खर्चे काम के होंगे जो फर्स्ट, अगर मैंने क्या बोला 2010, मेरे लिए 1 जुलाई 2009 से लेके 30 जून 2000
इसके दौरान जो इनकम कमाई, जो खर्चे हुए, वो मेरे लिए रेलिवेंट है। इससे पहले जो बाद में हुआ वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे इस चीज को जानना बड़ा जरूरी है कि टैक्स ईयर 2026 का मतलब क्या है, कहां से कहां तक की मेरे बच्चे इनकम आएगी उसमें। 1 जुलाई 2025 से लेके 30 जून 2026। अच्छा, टैक्स ईयर 2027 बोलूं, मतलब 30 जून तो 2027 का है, तो पीछे जुलाई का वो पड़ा होगा, वो पिछले साल में, पक्की बात है। मुश्किल बात नहीं बड़े बच्चे, आसान सी बात है कि नॉर्मल टैक्स ईयर को किससे डिनोट करेंगे। हमारा 30 जून जिस साल में पड़ा होगा उसी से डिनोट करेंगे। सादा ईयर में अगर वो ये कह दे टैक्स ईयर 2024, ये जो चल रहा है, कहां से कहां तक होगा बोला, 1 जुलाई 2023 से लेके 2000, हाँ, 30 जून 2024 तक। तो इसको क्या कहेंगे, टैक्स ईयर 2024। यानी कि वो टैक्स ईयर लफ्ज बोले, आपको वैसे टाइम पीरियड का पता चल जाना चाहिए ये कहां से कहां तक चल रहा है। टैक्स ईयर 2000 वो बोलेगा, जल्दी से वो बोलेगा टैक्स ईयर 2019, तो आपके दिमाग में क्या नहीं चाहिए, इसमें कहां से कहां तक इनकम आ रही होगी। 1 जुलाई 2018 से लेके 30 जून 2019 तक, तो टैक्स ईयर 2001, 2000 से लेके 30 जून 2001, टैक्स ईयर 2090, उस पता चल जाएगा ना मेरे बच्चे। ये इसी तरह आपने दिमाग में रखा है कि टैक्स ईयर, ये नॉर्मल टैक्स ईयर को हम कैसे डिनोट करते हैं। अब अगली बात मेरे बच्चे देखिएगा। दूसरा क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर, अभी हमने डिस्कस किया था। हैं ये भी 12 महीने, याद रखिएगा। कहता है वेयर ए पर्सन इनकम ईयर इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल टैक्स ईयर, और वेयर बाय ऑर्डर ए पर्सन हैज बीन, वो हम डेफिनेटली हम देखेंगे कि वो किससे इजाजत लेगा। अच्छा, इसको ना डिनोट करने के अजीब से तरीकेकार उसने बता रखे हैं। क्या तरीकाकार जरा देखिएगा। ये तो हमें पता चल गया कि कमीशन टू यूज ए 12 मंथ्स है ये भी 12 महीने का टाइम पीरियड। और ये नॉर्मल के अलावा अगर कमिश्नर आपको कोई और टैक्स, अच्छा यहाँ पे लफ्ज कमीशन नहीं होगा, कुछ बच्चे यहाँ पे कंपनी लॉ भी पढ़ेंगे बीच में, वहां पे लफ्ज कमीशन आया करेगा। कमीशन का मतलब एससीसीपी है। यहाँ पे लफ्ज पूरा बोला करना है आपने, कमीशन नहीं होगा, कमिश्नर होगा, टैक्स का कमिश्नर होगा। और तो यहाँ पे जो लोग आपको रेगुलेट करेंगे मामला को टैक्स के, वो कौन है, मोस्टली कमिश्नर। डेफिनेटली ये बोर्ड का बंदा होता है, और बोर्ड का मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हुआ करेगा, वो एफबीआर होगा। इन चीजों में जरा थोड़ा सा देखिएगा, बोर्ड मतलब क्या है, एफबीआर। और यहाँ पे कमिश्नर मतलब कमिश्नर, टैक्स वाला कमिश्नर। अच्छा, अल्फाज जब पढ़ेंगे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा इसका। कहता है कि सच इनकम ईयर, सच पीरियड, सॉरी, सच इनकम ईयर और सच पीरियड शैल बी दैट पर्सन स्पेशल टैक्स ईयर एंड शैल बी, यहाँ से देखिएगा मेरे। ये जो स्पेशल टैक्स ईयर है, बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल। सत्यानाश, अजीब से तरीके से चीज बताने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बच्चे जरा देखिएगा, है बड़ा आसान। हम वैसे इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, अगर वो लिखवाए तो ये लिख दीजिएगा, वैसे आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि किससे डिनोट करें। मेरे बच्चे अज्यूम कर लो हमारा टैक्स ईयर क्या है, 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, ये हमारा क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर है मेरे बच्चे। अब अगली बात है कि सर इसको डिनोट कैसे करेंगे। मेरे बच्चे आपने क्या किया करना है, हमेशा इसकी जो आखिरी तारीख होगी स्पेशल टैक्स ईयर की, उसके बाद देखना है कि उसके बाद 30 जून किस साल में आ रहा है। हमेशा बड़ी आसान सी बात, आपने ये देखना है कि इसका सर ये 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर के बाद 30 जून किस साल में आ रहा है। तो जिस साल में भी आ रहा होगा 30 जून, हमने क्या करना है, उससे इसको डिनोट करना है। अब देखो 31 दिसंबर 2020, सॉरी 1 जनवरी 2020, और एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2020, है तो सारे का सारा 20 में पड़ा हुआ। लेकिन असूल क्या दिमाग में रखना है, ये देखना है कि जब हमारा टैक्स ईयर एंड होगा, आखिरी तारीख के बाद 30 जून किस कैलेंडर ईयर में आ रहा है, वो मेरे बच्चे इसका, इसके बाद 30 जून कब आएगा, किस साल में आएगा, 2021 के अंदर। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, टैक्स ईयर 2021। खतरनाक सी चीज है, लेकिन इसी तरह याद रखें, इसको कोई भी बना, चलो ऐसा कर लो, हमारा टैक्स ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से लेके, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ ये टैक्स ईयर क्या हो। हाँ, इसके बाद ये देखें कि इसकी आखिरी तारीख के बाद 30 जून कब आ रहा है। तो जब आ रहा होगा मेरे बच्चे, यही तरीकाकार है कि उससे हम इसको डिनोट करेंगे। ये टैक्स ईयर क्या होगा, टैक्स ईयर 2016, याद रखो। आगे डेफिनेटली उसका और टाइम मिलता है आपको, 3-4 महीने मिलते हैं जिसमें आपने वो रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है। हम बात करें डिनोट किससे करना, यानी कि ये टैक्स ईयर कौन सा है। कोई बंदा पूछ ले कि सर ये देखो मेरा टैक्स ईयर 1 अप्रैल से लेके 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक है, मेरा टैक्स ईयर बता दो।
हम कहेंगे आपका टैक्स ईयर क्या है, 2016, क्योंकि इसके बाद देखेंगे 30 जून कब आ रहा है, हम कहेंगे 30 जून भी इसी साल में आ रहा है, तो 2016 के अंदर ही तो यही होगा। चले कोई और बताओ कोई, बल्कि इधर आओ, नहीं पहले सारे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलो कोई और बनवाओ। 1 अगस्त 2024 ही कर लो भैया, 1 अगस्त 2024 से लेके 31 जुलाई 2025। मुझे बताओ इसके बाद जून कब आएगा, तो टैक्स ईयर क्या होगा, 2026। असूल यही है। और ये देखना कि उसके बाद 30 जून कब आना है, किस साल में आना है, फिर बच्चे उसी से डिनोट करेंगे आप। तो ये टैक्स ईयर क्या होगा, 2026। मुश्किल बात तो नहीं, देख लेना। अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अभी कुछ और उसने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। जरा नेक्स्ट आइएगा मेरे बच्चे। अच्छा, लिखने के लिहाज से ये उनको बता दीजिएगा। वैसे हमें पता चल गया कि हमें क्या करना, ये अपनी मर्जी से हम नॉर्मल से स्पेशल की तरफ नहीं जा सकते या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ। हमें क्या करना पड़ेगा, कमिश्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी। वो तरीकाकार हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि कैसे वो कैसे कंपेलिंग नीड हम दिखाएंगे, फिर वो क्या करेगा, हमें इजाजत देगा। वही अल्फाज जो खिताब के हैं वही हमने रखने हैं। और ये होगा क्या, ये स्पेशल टैक्स भी हमेशा कितने महीनों का होगा, 12 महीनों। तो 12 महीनों का वो टाइम पीरियड जो कमिश्नर की इजाजत से आप यूज कर रहे होंगे अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर, वो हमारा क्या कहलाता है, स्पेशल टैक्स ईयर। लेकिन है वो 12 महीने, याद रखिएगा। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, वो ये लिख रहे हैं। समझने के लिहाज से वो है, लिखने के लिहाज से इसको समझाने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे, इसमें हमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं। इसमें इसकी अंग्रेजी का मतलब क्या है। तो बेटा नेक्स्ट क्या आएगा, स्पेशल टैक्स ईयर। और ये कब आएगा वाला, अगर नॉर्मल टैक्स ईयर से आप किसकी तरफ जा रहे हो, स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ, या स्पेशल टैक्स ईयर से किसी और स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ, या स्पेशल टैक्स ईयर से दोबारा नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ। लेकिन ये नहीं होगा कि नॉर्मल, जिस तरह उस बच्चे ने बताया, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, या स्पेशल से स्पेशल। तो हमेशा इन तीनों सूरतों में, नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, स्पेशल से स्पेशल, तो इन तीनों सूरतों में बच्चे क्या आया करेगा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आया करेगा बेशक। और मेरे बच्चे कहता है कि द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स पेयर। यानी कि क्लास ऑफ टैक्स पेयर, ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि अगर एक बंदे ने कोई कोई खास स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाना चाह रहा हो, वो मेरे बच्चे कमिश्नर से इजाजत लिया करेगा। अगर क्या कह रहा है वो, पर्टिकुलर क्लास, क्लास मतलब एक ही तरह का काम करने वाले वो सारी कंपनीज, इदारे, जैसे CFE और CA के कॉलेज, ये सारे लाइन में बैठे हों, ये कोई खास कोई टैक्स ईयर अडॉप्ट करना चाह रहे हो, तो हम उसको बोलेंगे स्पेशल टैक्स ईयर। और जब ये पूरी क्लास ही किसी खास टैक्स ईयर की तरफ जा रही होगी, स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जा रही होगी, तो फिर हम बोर्ड से पूछा करेंगे, वो देखेंगे, कल हम पढ़ेंगे उसको। और अगर किसी एक बंदे ने जाना हो तो कमीशन से जाके इजाजत ले लें। लेकिन अगर वो पूरे उस तरह के सारे लोग ही उस वो टैक्स ईयर चेंज करने जा रहे हो, स्पेशल की तरफ किसी खास टैक्स ईयर की तरफ जा रहे हो, तो फिर किससे, फिर उसका बड़ा है, उसको हम बोलेंगे बोर्ड। तो बोर्ड कमिश्नर, अकेला बंदा हो तो कमिश्नर मामला देख लिया करेगा। अगर उस तरह के सारे लोग इकट्ठे होकर कोई काम करना चाह रहे हो, तो फिर वो बोर्ड के पास जाएंगे। फिलहाल इन चीजों के बारे में अभी वैसे ही मैं बता रहा हूँ, आप इधर आओ। द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब एनी स्पेशल टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास ऑफ टैक्स ईयर। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो बोर्ड ने पहले से प्रिस्क्राइब किया होता है हालात के मुताबिक। या उन लोगों ने पहले जाकर बोर्ड को कहा होगा, सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इस टैक्स ईयर को फॉलो करना, तो बोर्ड ने कह दिया होगा भाई इस क्लास के लिए, चाहे वो बैंक है, चाहे वो शुगर कंपनीज हैं, चाहे वो कोई और टेक्सटाइल कंपनी है, आप लोगों का ये फलाना टैक्स ईयर आपने फॉलो करना। तो बोर्ड ने पहले ही तय करके रखा हुआ है कि आपका यही टैक्स ईयर होगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं है तो पक्की बात है, फिर वो क्या है, वो स्पेशल ही है। नॉर्मल का तो आपको पता है 1 से लेकर जुलाई से 30 जून। अब मेरा बच्चा कहता है कि फॉर एग्जांपल इंस्पेक्ट ऑफ सर्टन क्लासेस ऑफ असेसेस, असेसमेंट से ही लफ्ज निकाला मेरे बच्चे कि यानी कि वो जब सर्टन क्लासेस की जो उनके टैक्स की असेसमेंट करते हैं, तो उनके लिए फॉलोइंग जो स्पेशल टैक्स है वो यूज होते हैं। आप पर्सन में लफ्ज बोल सकते हैं, क्लासेस ऑफ पर्सन, या लफ्ज उसने असेसेस बोल लिया, इट्स ओके। वो क्या क्या है मेरे बच्चे, ये जरा थोड़ा सा आपने स्पेशल टैक्स ईयर के लिए इनको याद रखना है, इन 3 एग्जाम्पल्स। ये किताब की है डेफिनेटली, मैं जहाँ पे जो भी पढ़ा रहा हूँ वो किताब का है, याद रखना। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का, इसमें कुछ कमी ज्यादा या कमी बेशी नहीं होगी। क्या क्या है स्पेशल टैक्स ईयर, कहता है कि कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, जो शुगर बना के कंपनी जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बेच रही है, वो सारी क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर, सारी कंपनीज का उनका जो टैक्स ईयर है वो 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर है। यानी कि इनका जो टैक्स ईयर शुरू होता है वो क्या है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। तो ये नॉर्मल है या स्पेशल, स्पेशल है, 12 महीने स्पेशल है। और उसके बाद मेरे बच्चे जितनी भी राइस एक्सपोर्टिंग का काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, राइस प्रोसेसिंग की बात नहीं कर रहा फिलहाल, राइस को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है, जो पाकिस्तान के राइस में एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वो उनका टैक्स ईयर क्या है, 1 जनवरी से
31 दिसंबर। और जितने भी बैंक वगैरह हैं, इंश्योरेंस कंपनी, इनका भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। उसने कुछ आपको क्लासेस का बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर इन जो भी आज अगर आप बैंक बना लो तो आप मेरे बच्चे उसका जो इनकम कैलकुलेट दोगे, इनकम कैलकुलेट करके जो टैक्स पे कर रहे होंगे वो कहां से कहां तक कर रहे होंगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। यानी कि आपको नॉर्मल आपने जाना ही नहीं, इन सब के लिए क्या है वो स्पेशल ही है। ये किसने तय करके रखा हुआ? बोर्ड ने। जाहिर बात है इनकी सुन सुना के किया होगा। तो इन्होंने जैसे वो बैंक वगैरह का भी आखिरी जो दिसंबर ही मेनली होता है उनका जो टाइम पीरियड होता है, इसलिए मेरे बच्चे याद रखिएगा ये स्पेशल टैक्स ईयर की कुछ एग्जांपल दे रखी हैं। और वो हैं जो बोर्ड ने पहले से कुछ के लिए तय करके रखा हुआ। लेकिन जो मान लो कि इनमें से अगर कोई बंदा जाके बैंक में साबित कर दे, कोई एक बंदा बैंक जाके साबित कर दे सर मुझे ये स्पेशल सूट नहीं करना, तो सर मुझे नॉर्मल की तरफ, अगर वो ऐसी कोई वजह दिखा देगा तो वो क्या कर देंगे, उसको स्पेशल से नॉर्मल की तरफ भेज देंगे। लेकिन जाके वजह दिखानी पड़ेगी, मजबूरी दिखानी पड़ेगी कि सर ऐसी कौन सी वो चीज है जिससे आपकी जान निकल रही है इस टैक्स ईयर को फॉलो करते हुए। अगर वो वाकई साबित कर देंगे सर ये देखेंगे वो वजह है, तो फिर वो क्या कर देंगे, इसको स्पेशल से नॉर्मल पे इजाजत दे देंगे। हर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कोई जरूरत दिखानी पड़ेगी। याद रखो कि इस बात को, a person using a special tax year may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal tax year, and the commissioner may by an order allow him to use normal। अब ये क्या कह रहा है, कहता है एक बंदा पहले स्पेशल यूज कर रहा है, अगर वो नॉर्मल की तरफ जाना चाहता है, एक पर्सन की बात कर रहा है, पूरी क्लास की बात नहीं कर रहा। अगर इनमें से कोई एक बंदा जो स्पेशल ऑलरेडी स्पेशल यूज कर रहा है, इन्हीं की बात कर लो चाहे, अगर उसको लग रहा है कि सर ये स्पेशल मुझे सूट नहीं कर रहा जो आपने बना के हमारे लिए रखा हुआ, तो मैं किस पे जाना चाह रहा हूँ, नॉर्मल पे जाना चाह रहा हूँ, तो किसको अप्लाई करेगा, कमिश्नर को। और कैसे अप्लाई करेगा, लिख कर। जुबानी कलाम में उसको फोन करके नहीं कहेगा सर इस दफा मैं क्या करूंगा, नॉर्मल फॉलो करूंगा, नहीं नहीं, लिख कर अप्लाई करे। और अप्लाई करने का मतलब क्या है, इजाजत लेना। अच्छा, कुछ जगहों पे लफ्ज होता है कि लिख कर नोटिफाई करना है। नोटिफाई करने का मतलब क्या है, सिर्फ बताना है कि आप बता रहे हो कि भैया अब मैं ये नहीं, ये जहां पे अप्लाई करने की बात हो इसका मतलब क्या है, इजाजत मांग रहे हो। और नोटिफाई करने का मतलब क्या है, आपको आपको इजाजत है वो काम करने की, सिर्फ करने के लिए बताना था वो बता रहे हो। यार करोगे, इस बात रखोगे। तो ये मेरे बच्चे कमिश्नर को आपको कह देंगे, द कमिश्नर शैल ग्रांट परमिशन ओनली इफ पर्सन हैज शोन ए कंपेलिंग नीड टू यूज स्पेशल टैक्स ईयर। देखो मेरे बच्चे ऐसे कई दफा उसने पूछ रखा है ये, अगर एक बंदा नॉर्मल से स्पेशल या फलाना बंदा वो ये टैक्स ईयर यूज कर रहा है, वो चाहता है मैं ये यूज करूँ, अब वो ये नहीं बोलेगा ये नॉर्मल है स्पेशल है, वो आपने खुद देखना है। वो कहेगा एक बंदा है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टैक्स ईयर यूज कर रहा है, वो चाहता है कि मैं दोबारा नहीं, मैं चाहता हूं मैं क्या कर लूँ, 1 जुलाई से 30 जून कर लूँ। इसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो एक बंदा है तो क्या करेगा, इन राइटिंग कमिश्नर को अप्लाई करेगा कि सर मुझे क्या कर दो, ये स्पेशल से नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से स्पेशल की तरफ की इजाजत दे दो। और उसके लिए मेरे बच्चे वो तभी इजाजत देगा, अब उसको मिल गया, उसका आपकी वो एप्लीकेशन मिल गई, एप्लीकेशन के अंदर कोई वजह ऐसी है ही नहीं। उसने कह रखा है कि सर इन दिनों में ना पता है आपको, ये जो दिसंबर के दिन होता है सर, मैं मुझे नींद बड़ी आती है, सर्दियों के दिन होते हैं तो सर मुझसे नहीं उठा जाता, सर इन दिनों में आप ऐसा कर दें मेरा वो चेंज कर दें, जुलाई वाला कर दें। कहेगा बड़ी कंपेलिंग नीड है भाई, तेरी आंख ही नहीं खोल दी है। जैसे कई लोग आते हैं ना सर, वो कहते हैं सर ये क्लास का टाइम थोड़ा सा आगे नहीं हो सकता, सुबह सुबह आपने क्लास रख दी 8 बजे, सर ऐसे नहीं हो सकता कोई 9:30 9 बजे। मैं कहूँगा वजह क्या है यार, कहीं कोई नौकरी नौकरी तो ना करता हो कि बंदा, फिर तो मजबूरी है, वो जॉब थोड़ी छोड़ सकेगा इस क्लास के लिए। वो कहता है सर सुबह मेरी आंख नहीं खुलती। मैं कहता हूँ दफा हो जा भाई, है। यानी कि ये आप कोई मजबूरी बता रहे हो मुझे जिसकी वजह से मैं क्लास का टाइम चेंज करूँ, है। अभी यहाँ पे कोई बच्चा कहेगा सर इस टाइम तक तो सर वो वैसे ही सर मुझे खाने की बड़ी भूख लगी होती है सर, कई कहते हैं सर इस टाइम पे सर वो हमारे हॉस्टल के खाने का टाइम होता है सर, तो मैं इस वजह से क्लास का टाइम चेंज कर दूं, ये तो पॉसिबल है। हाँ कोई बंदा कहेगा सर इस टाइम पे मेरी कहीं पे नौकरी है, जॉब है, मैंने वहां पे पहुंचना है, शायद ये मेरे लिए क्या होगा, कोई कंपेलिंग नीड होगी, या सर इस टाइम पर मेरी ऑलरेडी कोई क्लास जो चल रही है, पहले आपकी तो अभी शुरू हुई है, वो ऑलरेडी मेरी क्लास चल रही है सर, उसके साथ क्लैश है इसका, यहाँ पे मैं देखूंगी यहाँ पे वाकई ही जरूरत है इस चीज की। लेकिन जहाँ पे कोई खुदा न खासा फरमाइशी प्रोग्राम हो, है, मजबूरियां ना हो, आप ज्यादा होते भी फरमाइशी प्रोग्राम ही है, तो वहां पे मेरे बच्चे इसको हम कंपेलिंग नीड नहीं बोलेंगे। कंपेलिंग नीड का मतलब क्या है, इंतहाई मजबूरी मेरे बच्चे, जिसका कोई और हल ही ना हो। तो इस तरह की कंपेलिंग नीड दिखाएंगे, जरूरत दिखाएंगे, वो मजबूरी बताएंगे, तो वो क्या करेगा, कमिश्नर उस बंदे को इजाजत दे देगा। कहता है एंड द कमीशन शेल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, सॉरी परमिशन शेल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन इफ एनी एज द कमीशन। हाँ उसको वो इजाजत देते हुए मजीद उसके ऊपर कोई कंडीशंस भी लगा सकता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी बना के उसको दे सकता है। ये मेरे बच्चे इसको, ये अभी अभी आप जो पढ़ रहे हो ये क्या है, ये सर अगर हमने स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल टैक्स चेंज करना हो उसका तरीकाकार क्या है। अगर वो तरीकाकार पूछ ले, वो सिनेरियो बना के देगा छोटा सा कि बताएं ये फलाना बंदा है वो टैक्स ये यूज कर रहा था, वो उसकी बजाय इस पे जाना चाह रहा है,
आप तरीकाकार यही है दोनों के लिए, स्पेशल स्पेशल, स्पेशल से नॉर्मल, नॉर्मल से स्पेशल। तो क्या बताओगे उसको, वो इन राइटिंग अप्लाई करेगा कमिश्नर को, और कमिश्नर अगर उसमें कोई कंपेलिंग नीड होगी तो कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा, और इजाजत देते हुए बीच में कुछ मजीद टर्म्स एंड कंडीशन भी रख सकता है। इससे ये बातें लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यार कोई मुश्किल बात तो नहीं, कई दफा पूछ रखा है क्या। तो बेटा अगली बात, ए चेंज ऑफ टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल या वाइस वर्सा, यानी कि नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल, granted by the commission is subject to withdrawal if in his opinion is no longer feasible but not unless the person has been provided an opportunity of being heard। भाई जिसने आपको इजाजत दी थी नॉर्मल से स्पेशल पे या स्पेशल से नॉर्मल पे आने की, देखो जिनके लिए टैक्स ईयर ही स्पेशल बना रखे हैं, ये जो बैंक हैं या ये जो वो है क्या कहते हैं शुगर वाले हैं या एक्सपोर्ट राइस एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इनके लिए पहले ही स्पेशल है। इन्होंने अप्लाई किया था किसके लिए, नॉर्मल के लिए, और इनको उस बंदे को, सब ने नहीं, एक बंदे को इजाजत दे भी दी थी कमिश्नर ने। मैंने बोला था अगर कमिश्नर एक बंदा हो तो फिर वो कमिश्नर, अगर पूरी क्लास ही जाए, वो इजाजत किसने दे रखी है, बोर्ड ने, तो इजाजत लेगा भी कहाँ, लेगी पूरी क्लास बोर्ड से, सारे बैंक चले जाते हैं भैया हमें सर ये सूट नहीं कर, तो किसको अप्लाई करेंगे, कमिश्नर को नहीं, फिर वो बोर्ड को अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो बनाता है वो पेपर के अंदर वो एक बंदे की ही बात कर रहा है, लेकिन क्लास ऑफ पर्सन की बात करें तो बोर्ड को अप्लाई करें। अब मेरे बच्चे दोबारा देखिएगा, हमारे पास टाइम है ना अभी 4:30 तक टाइम, तो 10 मिनट रह गए, लेकिन ये अच्छा खासा हमारा ये एक बेहतरीन टॉपिक हो जाएगा, और ये इतना हो जाएगा इंशाल्लाह कि आप उसके बाद ये टैक्स ईयर से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, इवन एन पास्ट पेपर का कल मैं लेकर आऊंगा, तो पास्ट पेपर के सवाल इंशाल्लाह, और हम साथ साथ ही पास्ट पेपर करेंगे इंशाल्लाह जितने हो सकेंगे। इसमें ये नहीं होता कि खत्म हुआ तो वो जो जहाँ पे टॉपिक होगा उसका पास्ट पेपर वहीं पे इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लिया करें, और आप ही किया करेंगे मेरे बच्चे, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लिबड़ा तरह देखिएगा, कहता कि अगर वो फिजिबल ना हो नॉर्मल या स्पेशल, तो दोबारा जिसने, अगर उसको लग रहा है, कमिश्नर को खुद लग रहा है यार मैंने इसको इजाजत तो दे तो दी, लेकिन आपको इसकी वो जो मजबूरी थी वो मजबूरी नहीं रही, तो दोबारा मैं इसको क्या कर देता हूँ, वो इजाजत से विड्रॉ कर लेता हूँ, दोबारा इसको नॉर्मल की तरफ या स्पेशल की तरफ दोबारा भेज देता हूँ। लेकिन वो इसको ये काम कर सकता है, जिसने इजाजत दे रखी हो वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है, जिसने जिंदगी दे रखी हो वो जारी बात है मेरे बच्चे, वो उसकी तरफ से मौत भी है। तो जिसने आपको वो इजाजत दी थी, जो इजाजत दे, जैसे किसी बंदे को यहाँ पे कॉलेज वालों ने कह रखा है ठीक है सर आप राणा नवीद साहब की क्लास में फलाने दिनों तक आप बगैर फीस के पढ़ लो, भाई इजाजत भी उन्होंने दी, उसके बाद एक दिन आपको उठा के लेके जा रहे थे, आप कहेंगे सर इनको रोको, मैंने कहा कि भाई आपको, आप बैठे किस बेस पे थे, बगैर फीस के, किसकी इजाजत से, इनकी, तो भाई उनका हक ये भी है आपको क्लास से ले जाएं, समझाने के लिए बात करो, अल्लाह माफ करे ऐसे कैसे हो सकता है कि क्लास में से किसी बच्चे को उठा रहे हो, समझाने के लिए सिर्फ बात करो कि जो इजाजत देते हैं वो क्या कर सकते हैं, इजाजत विड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे आई क्या अक्सर आपके साथ मजाक करते हैं, इजाजत दे दी विड्रॉ कर ली, इजाजत दे दी विड्रॉ कर ली है, पेपर 2 कर दिए फिर दोबारा से 1 कर दिए। अब ये जैसे बीलो सीलो, पहले 2 भी खुद किए हैं, जब चाहे वापस ले लें, अब आप कहेंगे नहीं नहीं सर अब ये क्या है, मैंने बड़ी मुश्किल से बिलो पास किया है, अब दोबारा से उसको आप सीलो के साथ मर्ज कर रहे हो, तो सर मैंने तो नहीं, अब मेरा बिलो अलग रखें सीलो, वो कहेंगे नहीं कर दिया ना मर्ज, अभी नहीं बच्चों के साथ पेपर बैठ के दो बाकी के 50 नंबर का, तो सी जो नया पेपर बन जाएगा, जिन्होंने एक हिस्सा पास किया होगा वो नए बच्चों के साथ बैठ के कितने नंबर का पेपर सॉल्व करेंगे, 50 नंबर का, तो बाकी 50 का नहीं करेंगे जो पहले था। ये यही सिस्टम था, होपफुली अब वही होगा, अभी बताया तो नहीं उसने सारा, मैं आपको पुराने तजुर्बे के लिहाज से बता, खैर गोली मारो। कह रहा इन ऑर्डर, ये इन ऑर्डर है, एन ऑर्डर, ये दरअसल ना यहाँ तक कुछ चीजें मुझे साफ नजर नहीं आ रही होती, ये मेरा लैपटॉप का थोड़ा सा मसला है। एन ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शैल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर और द नॉर्मल टैक्स ईयर एज द केस में बी एज में बी स्पेसिफाइड। अब मेरे बच्चे अगली बात कह रहा है कि ये जो ऑर्डर है ये किस दिन से इफेक्टिव होगा। चले इसके पहले एग्जांपल, एक बंदा नॉर्मल टैक्स ईयर यूज कर रहा था 1 जुलाई से लेके, उसने कहा कि सर ये टैक्स ईयर मुझे सूट नहीं कर रहा, मुझे 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक ये कर, ये 2021 में एंड हो रहा था 30 जून 2021 को। यहाँ पे वो बंदा कहाँ पे गया होगा, कमिश्नर के पास, सर मेरी कंपेलिंग नीड है, मुझे ये वाला स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ करना, और वो कहाँ से शुरू होगा, 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक। ये कर दो, अज्यूम कर लो कि इसने कंपेलिंग नीड दिखाई और कमिश्नर ने क्या कर दिया, इसको इजाजत दे दी, अलाउ कर दिया, ठीक है भैया आप यूज कर लो स्पेशल टैक्स ईयर।
लेकिन ये जो उसने इजाजत दी है, क्या ये उसी दिन से इफेक्टिव है या ये 1 जनवरी 2022 को इफेक्टिव होगी? देखो इजाजत मिल गई, इसको अज्यूम कर लो 15 जुलाई 2021 को इसको इजाजत मिल गई, यहाँ पे परमिशन मिल गई उसकी तरफ से, कमिश्नर की तरफ से। ठीक है भैया, आप कौन सा टैक्स ईयर यूज कर लेना, 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, यानी कि ये वाला 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन अगली बात हम ये सीख रहे हैं कि सर ये जो हुक्म मिल गया ये 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो जाएगा, इफेक्टिव होगा, जो परमिशन का हुक्म मिला है, या ये एप्लीकेबल होगा, इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2022। कहता है कि जिस दिन वो जो स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ आप गए हो उसका पहला दिन शुरू होगा, या जिस दिन आप स्पेशल से नॉर्मल की तरफ गए हो नॉर्मल का पहला दिन शुरू होगा, उस दिन ये उसका हुक्म इफेक्टिव होगा। अब मुझे बताओ 1 जुलाई या 1 जनवरी? 1 जनवरी 2022, उस दिन वो हुक्म उसका इफेक्टिव होगा, एप्लीकेबल होगा। याद रखोगे उसको, हुक्म आज मिल गया लेकिन वो इफेक्टिव कब है? 1 जनवरी 2022। अब अल्फाज थोड़े से इसके साथ मिलाइए। कह रहा है एंड द परमिशन शेल बी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, सॉरी, कह रहा है इन ऑर्डर एन ऑर्डर ऑफ द कमीशन फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम सच डेट बीइंग द फर्स्ट डे ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर। यानी कि जिसकी तरफ गए हो, जिस टैक्स ईयर की तरफ, उसका जो पहला दिन होगा, उसका जो भी हुक्म जब भी आया था उस टैक्स ईयर को यूज करने के लिए। तो मेरे बच्चे वो एप्लीकेबल कब होगा, इफेक्टिव कब होगा? जिस दिन उस टैक्स ईयर का, जिसको भी आपने अडॉप्ट करने जा रहे हो नया, कंपेलिंग नीड दिखा उसका पहला दिन। ये पता नहीं आप लोगों को समझ आ भी रही है कि नहीं? तो देख लेना, मैं अगर कहूँ कि मुझे कोई एग्जांपल देकर समझा रहे, तो भाई आप बाकी लोग जरा चुप कीजिएगा, चौधरी बताएगा। बेटा आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरे लिए सब चौधरी है, वैसे ही ये लफ्ज बोल दिया करता हूँ प्यार से। लो बेटा चल हसनैन, इधर देख, और इधर एग्जाम्पल है, बताना कि नहीं? नहीं बताना? क्या कह रहे, नहीं बताना? नहीं बताना, चल ठीक हो। कल फिर कल इसको पढ़ के भाई आप साथ होते हो। कल कल आपने ना इसको दोबारा आपने खुद भी बताना है, इसको समझाना है हसनैन को। लो बेटा हसनैन या हसनैन, हसनैन, हसनैन दोबारा देखिएगा मेरे बच्चों। हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो टैक्स ईयर है, अज्यूम कर लो वो स्पेशल है। स्पेशल क्या था बोला? जरा जरा फर्स्ट 31 तो शुरू है, मैं ही शुरू हुआ, वैसे मैं कह रहा हूँ ये होता नहीं है। 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक ये मेरे बच्चे हमारा स्पेशल टैक्स ईयर। यहीं पे कहीं पे इन्हीं दिनों में हम किसके पास गए होंगे? कमिश्नर के पास। सर खुदा के लिए 1 जुलाई से लेके 30 जून, सर ये स्पेशल टैक्स अलाउ कर दो। उसने क्या किया, मान लो कि 31 मार्च को फैसला किया, ठीक हो गया सर, 31 मार्च 2021 को, ठीक हो गया सर, आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर सकते। अब अगली बात आएगी, उसका ये जो हुक्म है ये किस दिन इफेक्टिव होगा? उसी दिन हो गया 31 मार्च 2021 को, या 1 जुलाई 2021 को इफेक्टिव होगा? 1 जुलाई 2021 को उस दिन इफेक्टिव होगा, लेकिन नाफजुल अमल, अमल में कब आएगा भाई? जिस दिन उसका पहला दिन शुरू होगा उस दिन से वो अमल में आएगा। याद रखो, इजाजत मिल गई लेकिन इफेक्टिव किस दिन होगा? पहले दिन। बस ये बताना चाह रहा, नहीं समझ कोई मसला नहीं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर में फाइल, हाँ अगर किसी को लगे कि नहीं ये मेरे साथ जुल्म कर रहा है, उसने इजाजत नहीं दी, आप अपनी वजह बता रहे थे लेकिन उसको वो वजह वजह नजर ही नहीं आ रही, कंपेलिंग नहीं नजर नहीं आ रही, तो उसने क्या कर दिया, आपका वो जो आपने अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन। जब रिजेक्ट कर दे तो मेरे बच्चे फिर आपके पास अपील का हक होता है। अपील इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? बोर्ड। इनके कमिश्नर के ऊपर कौन बैठा हुआ? बोर्ड। ये हायरार्की हम देखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर भी देखेंगे, नहीं तो चैप्टर शुरू के अंदर, चैप्टर 2 के अंदर हमें हायरार्की मिल जाएगी इसकी क्या होती है वैसे, लेकिन हमें सारी समझने की जरूरत नहीं होती, हमारे काम की जो उसने बतानी थी बता दी। कमिश्नर ना बात मान रहा हो तो किसको अप्लाई करोगे? बोर्ड को। लेकिन फिर बोर्ड का जो फैसला होगा वो जरा देख लो, वो शेल बी फाइनल, मतलब आप किसी अदालत में जाकर उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो बस इतनी सी बात है। अब ये जो सारा प्रोसेस अभी आपने डिस्कस किया, ये क्या है बोला? अगर कोई बंदा टैक्स ईयर चेंज करना चाहता हो, उसको चेंज करने का तरीकाकार क्या है? हम कहेंगे वो क्या करेगा, इन राइटिंग कमिश्नर के पास अप्लाई करेगा, और कमिश्नर किसी कंपेलिंग नीड को देखेगा। अगर कंपेलिंग नीड हुई तो कमिश्नर उसको इजाजत दे देगा। जब इजाजत दे देगा मेरे बच्चे, अगर वो जिसने इजाजत दी है वो जब चाहे वो क्या करेगा, उसको विदड्रॉ भी कर सकता है।
और फिर मान लो कि अगर उसने, चलो विड्रॉ तो कर ही सकता है, लेकिन अगर उसने, आपने अप्लाई किया तो उसने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया आपकी एप्लीकेशन, तो फिर आप उसके खिलाफ किसके पास अपील कर सकते हो? बोर्ड के पास। और बोर्ड का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा। ये मेरे बच्चे पूरी बातें आखिर तक लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगेन यहाँ पे भी लिखते हुए वहां पे पेपर में आपने हाथ नहीं उठाना, कोशिश करना है। ज्यादा चीजें लिखने का नुकसान नहीं होता, याद रखिएगा, कम लिखने का नुकसान होता है। हो सकता है कोई पॉइंट लिखना हो वो आप छोड़ दिया हो, लेकिन लिखते जाओ, जो चीज हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका पेपर मैनेजमेंट में, इसमें टाइम मैनेजमेंट में, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत होती नहीं, वैसे कर सकते हो इसको मैनेज थोड़ी इसकी प्रैक्टिस के साथ। लो बेटा, आज की आखिरी बात, 2 मिनट है हमारे पास, बस एक छोटी सी बात, बाकी हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ताकि ये सवाल करें। ट्रांजिशन टैक्स ईयर, याद है अभी हमने डिस्कस किया था? चलो दोबारा बनाओ। 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2021 हमारा स्पेशल टैक्स ईयर था। कहाँ से कहाँ तक बोला? 31 दिसंबर। ये नॉर्मल है या स्पेशल है? स्पेशल कब होगा बोला? 2021। अब हम जा रहे हैं मेरे बच्चे नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ दोबारा जा रहे हैं। कब शुरू होगा बोला? 1 जुलाई 2021। सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग वैसे हैं, ये मैं अक्सर इस तरह की मुझसे गलती हो जाया करेगी, आप लोगों ने उसकी तस्दीक कर दिया करनी। लेकिन कहते हैं ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी होगी कि शायद मुझसे गलती हो रही, लेकिन आप लोग उसका सही बता रहे हो, लेकिन ये ना हो कि मेरे साथ ही चलते रहे। ठीक हो गया, राणा साहब ने कह दिया 21 तो 21, तो दूसरा कहेगा 22 ने, राणा साहब ने कह दिया ना 21 मतलब 21। ये काम नहीं करना, उसको कर देना। ले बेटा, तो 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023। ले बेटा, ये अगर अब हमारा जो ट्रांजिशन टैक्स ईयर निकालो, इसमें से वो कहां से कहां तक होगा बोला? 1 जनवरी 2022 से लेके, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा ना, 2022 से लेके कहां तक जाएगा बोला? ये 30 जून 2000, ये हमारा क्या है? ट्रांजिशनल टैक्स है। तो ये कब एंड हो रहा बोला? 30 जून 2022 को। अब अगली बात आएगी, सर ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को किससे डिनोट क्या करना है? मेरे बच्चे याद रखना कि जब हमारा, जो हमारे यहाँ पे अगेन, जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की आखिरी तारीख हो, आपने देखना कि उसके बाद अगला 30 जून कब आ रहा है, किस साल में आ रहा है, इसको भी उससे डिनोट किया जाए। आखिरी तारीख के बाद नेक्स्ट जो 30 जून है वो कब आ रही है, तो यहाँ पे मुझे बताएंगे कब आ रही है बोला? 2023। तो किससे डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2023? देखो है 22 ही सारे का सारा, लेकिन डिनोट किससे करेंगे टैक्स ईयर 2023? याद रखोगे इस बात को। अगर मान लो कि चलो यहाँ से हम नॉर्मल से स्पेशल की तरफ चले जाते हैं, आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ चले गए मान लो, और ये हमारा स्पेशल कहाँ से है? 2023 से 2023। अजीम, क्या 2024? अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ पे फिर इसका टाइम पीरियड क्या होगा ट्रांजिशन टैक्स ईयर वाला? 1 जुलाई से 1 जुलाई 2000 कहाँ तक? तो यार देखो, ये एंड कब हुआ था? 30 जून को हुआ था यार। और यार एक तो साल ऊपर नीचे लिख रखे हैं, इसको दोबारा देखो। हमारा जो स्पेशल टैक्स ईयर था वो कहाँ से कहाँ तक था? फर्स्ट जुलाई से 30 जून 2023। ठीक हो गया, अब सही हो गया। 30 जून 2000, यार एक तो मैंने लिखा ऐसा गंदा करके होता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रही होती। 30 जून 2023, ये हमारा स्पेशल टैक्स ईयर चल रहा था। चलते चलते हमने कहा कि सर हम नॉर्मल की तरफ वापस जा रहे हैं। अब मेरे बच्चे जाइए कि जब नॉर्मल की तरफ जाएंगे, इसके बाद नॉर्मल कहाँ से कहाँ तक होगा बोला? ओ सॉरी, हैं? आप सियाने हो वैसे, वापस आओ। तो बेटा नॉर्मल से किसकी तरफ जा रहे हो? स्पेशल। स्पेशल कब से कब है? 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024। ये हमारा क्या था? ये हमारा स्पेशल है। ये हमारा क्या है? नॉर्मल। लिख लो यार। तो बेटा अब हमारे बीच में क्या आया होगा? ट्रांजिशनल पीरियड। वो कहां से कहां तक है? 1 जुलाई 2023, 31 दिसंबर 2023। ऐसे ही मेरा बच्चों, अब ये जो 31 दिसंबर 2023 को हमारा टैक्स ईयर एंड हो रहा है, जो ट्रांजिशन टैक्स ईयर, इसको किससे डिनोट करेंगे? 2024।
क्योंकि इसके बाद 30 जून कब आना है, 2024। बस उसी तरह जैसा स्पेशल है, उसी तरह ट्रांजिशन है, उसी तरह डिनोट करना है। अब जरा जल्दी जल्दी करके बस बात खत्म होगी आज की। कल हम डिस्कस करेंगे इसको, दोबारा रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे। अगर आप मुझे बता दीजिएगा, डिटरमिन द टैक्स ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड मेंशन बिलो। इन सब के आपने टैक्स ईयर बताने हैं। वो टैक्स ईयर जो 1 सितंबर से लेके 31 अगस्त तक जा रहा होगा 2021। ये पहले तो बताओ नॉर्मल है या स्पेशल है? पक्की बात है स्पेशल है सर। इसे डिनोट कैसे करेंगे इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जून कब आना है 2000, तो ये टैक्स ईयर 2022। अब इसको जरा पहले 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, पहले बताओ नॉर्मल स्पेशल? स्पेशल टैक्स ईयर। मुझे बताएंगे कि इसको डिनोट कैसे करेंगे? टैक्स ईयर 2022। अब नेक्स्ट देखो, 1 अप्रैल 31 मार्च 2022, नॉर्मल या स्पेशल? किससे डिनोट करेंगे? क्योंकि इसके बाद देखना है कि 30 जून कब आ रहा है, इसके बाद 30 जून अगेन 22 में आ रहा है, ऐसे ही मतलब। नेक्स्ट देखो, 1 मई से 30 जून 2000, सॉरी 1 मई से 30 अप्रैल 2022, तो किससे? 2022। और ये आखिर पे देखिएगा 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022। ये नॉर्मल स्पेशल? ये तो नॉर्मल, किससे डिनोट करेंगे? टैक्स ईयर 2022। तो ये मेरे से हमारे टैक्स ईयर से टोटल। तो कल आपने कोशिश करना है कि जो भी किताब आप फॉलो करना चाह रहे हैं, मैं ज़रा थोड़ा सा देखें, मार्केट के अंदर अगर हम बात कर लें, कोई बात लेने में, खुदा ना खासा इस बात को जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जब मैंने ऑप्शन दे दिया। अब मार्केट में किताबें क्या हैं, खालिद पेटीवाला साहब की भी है, उसमें अदनान रऊफ साहब की भी है, उसमें अली इमरान साहब की भी है। अगर तो आप आई कैप के पैटर्न को फॉलो करना चाह रहे हो, तो उसमें क्योंकि अली इमरान साहब से मेरी डिस्कशन हुई थी, उन्होंने आई कैप की किताब के पैटर्न ही फॉलो करते हैं। उसके अंदर अल्फाज सादा हैं लेकिन पैटर्न यही, तो आप उनकी किताब को यूज़ कर सकते हो। अगर कहीं बहुत डिटेल में जाना चाह रहे हो, मैंने वो डिटेल देखी तो नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल को देखना चाह रहे हो, वो सर अदनान रऊफ साहब की क्लास को किताब को यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम किसको, और खुदा न खासा अगर रुलना रुलना लफ्ज़ में बोलना, अगर आप समंदर में उतर के तैरना ही चाह रहे हो और तैरते जाओ, तो फिर खालिद पेटीवाला साहब की किताब, क्योंकि उसमें मेरे बच्चे, उन्होंने कैफ के लिए अलग से किताब बना नहीं रखी। उसने जो किताब दे रखी है, उन्होंने किताब जो दे रखी है वो फाइनल कैप सारा ही है। फिर उसमें से आपने अपने एरिया को तैयार करना है, बाकी को छोड़ देना है। लेकिन अगली बात, सीए का स्टूडेंट किस एरिया को ना छोड़े, ये कैसे हो सकता है? सर इसको छोड़ दिया, अगर यही आ गया तो उसमें ये बड़ा रौला होता है। इसलिए जो बंदे की बड़ी पक्की उनके साथ कोई इस तरह का कोई वो तालमेल मिली हो ना, तो वही कर सकते हैं। वो इमरान शाह साहब की मिली हुई है उनके साथ तालमेल, तो माशाल्लाह वो उसी को पढ़ाते हैं, वो करवा सकते हैं। हमने उसको तो फिलहाल सोचना भी नहीं। इसलिए मेरे बच्चे, मैं यहाँ पे जो पढ़ाऊंगा प्योरली एक एक लफ्ज आई कैप की स्टडी टेक्स्ट का पढ़ाऊंगा, और क्वेश्चन बैंक के सवाल करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए कुछ और सवाल भी अगर कहीं पे जरूरत पड़े। लेकिन आप लोग जिस मर्जी किताब को फॉलो कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, वो आपकी मर्जी। और अगर ये कहते हो सर को नहीं, अगर आप मुश्किल काम कर रहे होंगे तो हम भी आपके साथ मिलकर कर लेंगे, कहीं कैप की स्टडी टेक्स्ट ही सही। तो मेरा ख्याल है ये वो उसी तरह की मुश्किल है जिस तरह की आप बी लॉ और सी लॉ को देखते हैं, ये भी उसी तरह की मुश्किल हो, यानी कि उतनी की मुश्किल होगी जिस तरह इंशाल्लाह वो मुश्किल नहीं रही, तो उम्मीद है ये भी नहीं रही होगी। वो अलग बात है, यहाँ पे आपके पास मार्जिन होगा चीज़ों को थोड़ा सा कंसाइज करने का खुद से, लेकिन समझ होगी तो कंसाइज करोगे अपने अल्फाज में, उसी तरह लिखना है जिस तरह बिलो सी लॉ के लिखा करते थे। अगर नहीं लिखा हुआ तो अब आपको समझा देंगे वो आप। तो ये मेरे बच्चे हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, इससे ही आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे, पहले इसको रिपीट करेंगे। कोई सवाल हो तो पूछ लो मेरे बच्चे। वैसे चौधरी, किताब से कल से पढ़ना शुरू कर देना, साथ साथ रहना। कल से आपने बताना है, कल से हमने ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको कि आप कहेंगे नहीं तो फिर हम कह देंगे नहीं। हम फिर मेरे बच्चे पूछेंगे, अगर ना बताओगे तो फिर हम खुद बताएंगे, लेकिन पूछेंगे पूरा। चले मेरे बच्चे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। छुट्टी ना कीजिएगा खुदा के लिए।